तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। उम्मीद है कि हमारी मुलाकात फिर किसी दिन जरूर होगी। उधर सिस्टम एक तरफ बैठा कुछ खाते हुए बड़बड़ा रहा था। यही होती है सिंगल लाइफ की असली रियलिटी। दूसरी तरफ जब मैं बाहर निकल रहा था तो मुझे छोड़ने के लिए एक व्यक्ति मेरे साथ चल रहा था। उसे देखकर मैंने मन ही मन सोचा, इतना ताकतवर इंसान यहाँ सिर्फ एक डांसर की सुरक्षा में लगा है। मिंगुआ की असली पहचान के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। मेरे पीछे पीछे मेरा वही नौकर भी चला आ रहा था। तभी अचानक पीछे से एक असैसिन सामने आ गया। उसे देखते ही मैं मन ही मन बोला, लगता है शिया और बाई परिवार अब और इंतजार नहीं कर सकते। अब इन्हें दिखावा करने की भी जरूरत महसूस नहीं हो रही। मैंने अपने साथ चल रहे नौकर की तरफ देखकर कहा, चेन मिंग, तुम्हारे मालिक तो बहुत पहले अपनी असली पहचान दिखा चुके हैं, तुम अभी तक एक्टिंग क्यों कर रहे हो? वो जोर से हंसते हुए बोला, तो आखिरकार तुम्हें समझ ही आ गया। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। अगले साल आज का दिन ही तुम्हारी मौत की बरसी होगा। मन ही मन वह सोच रहा था। मैं पूरे 3 साल से जासूस बनकर यहाँ काम कर रहा हूँ। आज आखिरकार ली चेन को अपनी असली पहचान दिखाने का मौका मिल ही गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? वह ठंडी हंसी हंसकर बोला, धोखा? मैं शुरू से ही शियाओ परिवार का आदमी था। इसी दिन के लिए मैं ली परिवार में जासूस बनकर घुसा था। ली चेन, तुम हर दिन मुझे अपने कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे। मैं तो बहुत पहले से तुम्हें मारना चाहता था। अब सीधे नरक में जाओ। मैंने अपनी ताकत दिखाते हुए शांत स्वर में कहा, तुम मेरे कुत्ते बनने के भी लायक नहीं हो। लेकिन उसने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और हमला करते हुए चिल्लाया, ड्रामा बंद करो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले ही पल मैंने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। वह हैरान होकर चिल्लाया, असंभव, स्क्रिप्ट में तो ऐसा नहीं था। हमें तो 5 गुना बॉडी काउंटर किल का भरोसा दिया गया था। फिर वह गुस्से में लेखक को कोसते हुए बोला, कोई हमें धोखा दे रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, सॉरी, मैंने पहले ही पैसे देकर अपनी स्क्रिप्ट बदलवा ली थी। इतना कहकर मैंने उसे एक जोरदार लात मारी। वह दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चिल्लाया, आह ली चेन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ मौजूद हर आदमी बॉडी रिफाइनमेंट के 5वें स्तर का एक्सपर्ट है। तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे सामने खड़े होकर बॉडी रिफाइनमेंट के 5वें स्तर की ताकत दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? अगले ही पल मैं बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और देखते ही देखते उन सभी को खत्म कर दिया। यह देखकर वह नौकर डर के मारे कांपने लगा और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अचानक तुम इतने ताकतवर कैसे बन गए? मैंने उसे खत्म करते हुए कहा, मुझसे गद्दारी करने की हिम्मत दिखाई है, मैं तुम्हें अपने जन्म पर ही पछतावा करा दूंगा। इसके बाद मैं मन ही मन सोचने लगा, मुझे इस शरीर के असली मालिक की कुछ यादें और भावनाएं विरासत में मिली हैं। इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते हैं। लगता है मैं भी बहुत तेजी से इस कल्टीवेशन की दुनिया की बेरहम सच्चाई के साथ खुद को ढाल रहा हूँ। दूसरी तरफ बाई परिवार के यंग मास्टर के पास एक आदमी दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, यंग मास्टर, बुरी खबर है, मिशन पूरी तरह फेल हो गया। जिन लोगों को हमने भेजा था वे सब मारे जा चुके हैं और लिएन का भी कोई पता नहीं चल रहा। यह सुनते ही यंग मास्टर गुस्से से भर उठा और दांत पीसते हुए बोला, यह जरूर लियू वानकोंग का काम है। वो बूढ़ा लोमड़ी बाहर से शांत बनने का नाटक करता है, लेकिन छिपकर अपने आदमी भेजकर ली चेन की रक्षा कर रहा है। लगता है सीधे हमला करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारे साथ बैठकर इस बारे में बाई परिवार से बात करनी होगी। लगता है यहाँ नामों में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ये लड़का असल में शू परिवार का है और जो काले कपड़े पहने हुए यंग मास्टर था वह बाई परिवार का यंग मास्टर है। दूसरी तरफ हमारे परिवार में बड़ा भाई लाओ बाहर आए। उन्हें देखते ही मैंने मुस्कुराकर कहा, भाई अब आपको देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब जाकर मुझे सुकून मिला। लाओ मेरे सामने सिर झुकाकर बोले, ये सब दूसरे भाई के रेड ब्लड एलिक्सर की वजह से हुआ है। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैंने तुरंत कहा, ऐसी बातें मत कहिए भाई, भाइयों का काम ही एक दूसरे की मदद करना होता है। वैसे बड़े भाई, अब लन परिवार के साथ आपकी टूटी हुई सगाई को लेकर क्या प्लान है? लाओ शांत होकर बोले, वो तो बस एक टूटी हुई सगाई थी, उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं। हमारे सामने उससे कहीं बड़ा मौका है। बहुत जल्द शेंचिंग सेक्ट और लुयुन सेक्ट शिंगोंग सिटी में डिसाइपल भर्ती करने आने वाले हैं। यही हमारे लिए बड़े संसार में कदम रखने का सबसे अच्छा अवसर होगा। मैंने पूछा, भाई क्या आप शेंचिंग सेक्ट में शामिल होना चाहते हैं? लाओ मुस्कुराकर बोले, सिर्फ मैं नहीं, हम सब। मैं हैरान होकर बोला, हम सब मतलब तीसरा भाई भी और मैं भी? लाओ ने सिर हिलाया, हाँ तीसरा भाई भी। मैंने जड़ी बूटियों का एक खास मिश्रण तैयार किया है। परीक्षा से पहले तुम दोनों निश्चित रूप से बॉडी रिफाइनमेंट के 6ठे स्तर तक पहुंच जाओगे। बड़े भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने सभी भाइयों को सबसे ऊंचाई तक पहुंचाऊं। उनकी बात सुनकर मैं खुश होकर बोला, बड़े भाई आप सच में कमाल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पहले ही ब्रेक थ्रू कर चुके हैं? लाओ हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही समझे। लन परिवार की आइस पाम ने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया था, लेकिन उसी चोट ने मेरे शरीर की कई बंद मेरिडियंस खोल दी। मेरी प्रतिभा फिर से जागने लगी है। मैंने खुशी से कहा, बधाई हो भाई, आखिरकार आपकी मेन कैरेक्टर वाली किस्मत काम करना शुरू कर चुकी है। असली हीरो तो आप ही हैं। इसके बाद 2 दिन बाद का दृश्य दिखाया गया। एक बड़े से पात्र में औषधीय पोषण तैयार किया जा रहा था। तभी तीसरा भाई उत्साहित होकर बोला, भाई ये सूप, अरे नहीं ये दवा, इसकी खुशबू तो कमाल की है, क्या मैं थोड़ा सा चख सकता हूँ? बस स्वाद देखना चाहता हूँ। लाओ ने तुरंत समझाया, तीसरे भाई ये रेड ब्लड एलिक्सर है, ये बॉडी रिफाइनमेंट के लिए है। इसे शरीर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये तुम्हारी क्षमता बढ़ाता है और खून को मजबूत करता है। इसे पीना नहीं है। मैं तीसरे भाई को देखकर मन ही मन सोचने लगा, चाचा का इकलौता बेटा ली डाशिंग, जन्म से ही असाधारण ताकत, गजब की भूख और बिल्कुल सीधा साधा स्वभाव। इसकी कल्टीवेशन प्रतिभा तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा खाना भी क्या किसी टैलेंट में गिना जाता है? तभी लाओ ने 2 पिल्स निकालकर कहा, ये तीसरे ग्रेड की 2 मेरिडियन पिल्स हैं। हर्बल बात खत्म होते ही इन्हें खा लेना। इससे तुम्हारा वर्तमान स्तर स्थिर होगा और अगला ब्रेक थ्रू आसान हो जाएगा। अब अंदर जाओ, थोड़ा दर्द होगा लेकिन सह लेना। जब बाहर निकलोगे तब पूरी तरह बदल चुके होगे। यह सुनकर तीसरा भाई पूरे जोश से बोला, चिंता मत करो बड़े भाई, अगर ताकतवर बनकर अपने परिवार की रक्षा कर सकता हूं तो मैं किसी भी दर्द से नहीं डरता। इसके बाद मैं और तीसरा भाई औषधीय पात्र के अंदर चले गए। कुछ देर बाद तीसरा भाई जोर से चिल्लाया, हाँ मैं बॉडी रिफाइनमेंट के 5वें स्तर पर पहुंच गया। अब तो लगता है पूरा का पूरा बैल भी खा सकता हूं। मैंने तुरंत कहा, तीसरे भाई दवा का असर अभी भी चल रहा है, मौका हाथ से मत जाने दो। अभी इसी वक्त दोनों मेरिडियन पिल्स भी खा लो। तीसरे भाई ने मासूमियत से पूछा, लेकिन बड़े भाई ने तो कहा था कि एक इंसान के लिए एक ही बोतल है। फिर आपकी वाली? मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले वाली जड़ी बूटी से ही मैं बॉडी रिफाइनमेंट के 6ठे स्तर तक पहुंच चुका हूं। अब यह दवा मेरे ज्यादा काम की नहीं है।
तुम ही इसका इस्तेमाल करो। मेरी बात सुनकर तीसरा भाई खुशी से बोला, वाह दूसरे भाई आप तो कमाल हैं, बिना दवा के ही आपने लेवल बढ़ा लिया, 5 से सीधे 6। तभी सिस्टम सामने आकर बोला, होस्ट आप कुछ ज्यादा ही उदार होते जा रहे हैं। मैंने तीसरे भाई को समझाते हुए कहा, बड़े भाई ने हमारे लिए इतनी मेहनत से सब तैयार किया है, उन्हें निराश मत करो, जल्दी से सारी पिल्स खा लो और सीधे छठे स्तर तक पहुंच जाओ। तीसरा भाई खुशी खुशी बोला, ठीक है दूसरे भाई। इतना कहकर उसने सारी पिल्स खा ली और उसी समय उसका ब्रेक थ्रू शुरू हो गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट ने परोक्ष रूप से तीसरे ग्रेड की पिल्स गिफ्ट की हैं। रैंडम क्रिटिकल ट्रिगर एक्टिवेट हो गया है, शानदार, आपको हिडन 100 टाइम्स क्रिटिकल मिल गया है। 9 ग्रेड 9 टर्न गोल्डन पिल सफलतापूर्वक आपके अकाउंट में जमा कर दी गई है, रिवॉर्ड भेज दिया गया है। मैं हैरानी से बोला, सच कहूं तो मैंने तो सिर्फ बड़े भाई की पिल्स तीसरे भाई को दी थी। ये सिस्टम लड़की सच में हर चीज का सही हिसाब रखती है। सिस्टम ने जानकारी दी, 9 टर्न गोल्डन पिल 9 ग्रेड की एक स्पिरिचुअल पिल है जो शरीर के भीतर छिपी हुई पूरी क्षमता को जागृत कर देती है। सिस्टम बोला, सिर, सीना, पेट, दोनों हाथ और दोनों पैर, यानी शरीर के कुल 9 महत्वपूर्ण स्थानों पर अलग अलग ऊर्जा के भंवर बनेंगे। यह सुनते ही मैं और भी ज्यादा खुश हो गया और मन ही मन बोला, ये पिल तो 9वें ग्रेड की है। पिल का ग्रेड 1 से लेकर 9 तक होता है और उसके भी ऊपर डेमोगॉड पिल आती है, लेकिन सिस्टम ने तो मुझे सीधे 9वें ग्रेड वाली पिल दे दी। अगर सच में ये 9 ऊर्जा भंवर बना देती है तो फिर एक ही लेवल के अंदर मुझे हराएगा कौन? मेरी ताकत बेमिसाल हो जाएगी। सिर्फ अपनी ऊर्जा बनाए रखकर ही मैं किसी भी दुश्मन को थका थका कर हरा सकता हूँ। तभी तीसरा भाई, जो अब तक लगातार कल्टीवेशन कर रहा था, अचानक उछलकर खड़ा हो गया और खुशी से चिल्लाया, हाँ मैं सफल हो गया भाई, मैं छठे स्तर तक पहुंच गया। फिर वह मेरी तरफ देखकर बोला, दूसरे भाई तो मुझसे भी ज्यादा कमाल है, सिर्फ उस हर्बल बात की वजह से मैं छठे स्तर तक पहुंच गया और उन्होंने तो अपनी सारी पिल भी मुझे दे दी थी। तभी लाऊं हंसते हुए बोला, शानदार, अब हम तीनों भाई मिलकर पक्का शेंचिंग सेक्ट में दाखिल होंगे। दूसरी तरफ रात के समय मैं शांति से मेडिटेशन कर रहा था। तभी अचानक मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैलने लगा। मैंने दांत भींचते हुए सोचा, हाल की ट्रेनिंग तो हद से ज्यादा कठिन होती जा रही है। मेरी मेरिडियन तो जैसे फटने वाली थी, लेकिन आखिरकार मैं उस पीड़ा से बाहर निकल आया। मैंने महसूस किया कि शरीर के सभी 9 ऊर्जा भंवर पूरी तरह सक्रिय हो चुके थे। साथ ही मेरी कल्टीवेशन भी बढ़कर डिवाइन सी स्टेज के तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी। तभी सिस्टम खुशी से बाहर आया और बोला, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक डिवाइन सी स्टेज हासिल कर लिया है। अब मिस्टिक फेट शॉप अनलॉक हो चुकी है। इसके अलावा आपको डिवाइन सी ब्रेक थ्रू गिफ्ट पैक भी मिला है। जल्दी से इसे खोलिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि रिवॉर्ड पैक खुद ही भाग जाए। मैं उत्साह से बोला, जल्दी खोलो। अगले ही पल बॉक्स खुल गया। सिस्टम बोला, बधाई हो, आपको गोल्ड क्वालिटी का एक ग्रोथ आइटम मिला है, केओस क्रिएशन टेक्निक। इसके अलावा आपको एक लो लेवल स्पेशल आइटम भी मिला है, गोल्ड ग्रेड अर्थफॉल हेवी प्यूपल। यह देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह, एक साथ गोल्ड क्वालिटी और 2-2 अर्थ लेवल की चीजें। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, केओस क्रिएशन टेक्निक तो 5वें ग्रेड की टेक्निक है, फिर इसकी रैंक गोल्ड क्यों है? सिस्टम ने माथा पकड़ते हुए कहा, अरे बुद्धू, बाउंड का मतलब पता है? ये एक ग्रोथ आइटम है। जितने ताकतवर तुम बनोगे उतने ही इसके नए लेवल अनलॉक होंगे। इसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। और बाउंड का मतलब यह भी है कि यह सिर्फ तुम्हारा है, इसलिए इसे किसी और को देकर क्रिट इफेक्ट नहीं लिया जा सकता। इस बार कोई बग इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगर इसे अर्थफॉल हेवी प्यूपल के साथ मर्ज किया जाए तो स्वर्गीय चमत्कार तक हो सकता है, लेकिन मैं पहले ही तुम्हें लो प्रोफाइल मोड पर सेट कर चुका हूं। बाहर का कोई भी इंसान कुछ नहीं देख पाएगा। बताओ कैसा लगा? इमोशनल हो गए ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ सब कुछ पहले से सोच रखा है तुमने। सिस्टम के लिए एक बड़ा सा थम्स अप। अब चलो टेक्निक सीखना शुरू करते हैं। सिस्टम बोला, हेवी प्यूपल के साथ मर्ज प्रक्रिया शुरू। विरासत प्राप्त की जा रही है, केओस क्रिएशन टेक्निक का उत्तराधिकार सफल। अब यह टेक्निक तुम्हारी आत्मा के साथ एकीकृत हो रही है। अर्थफॉल हेवी प्यूपल का फ्यूजन भी शुरू हो चुका है। तभी अचानक मेरे सामने एक विशाल युद्ध भूमि का दृश्य उभर आया। दूसरी तरफ मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रहा हूं। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, ये टेलीपोर्टेशन तो बहुत ही खतरनाक है, कम से कम पहले कोई सेफ्टी वार्निंग तो दे देते। सिस्टम मजाक करते हुए बोला, छोटी सी चेतावनी, बच्चों को एक्सपीरियंस पॉड में मोशन सिकनेस हो सकती है, कृपया अपनी आंखें बंद रखें। मैंने जोर से कहा, हाँ हाँ मेरी आंखें बंद हैं। लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें खुद ब खुद पूरी खुल गईं। सामने मैंने देखा कि एक आदमी की तरफ अनगिनत लोग दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, मार डालो, खत्म कर दो, आगे बढ़ो। लेकिन वह अकेला व्यक्ति अपनी ताकत से एक एक करके सबको पल भर में मिटाता चला गया। तभी पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया और उसी समय एक विशाल केओस लोटस सीड वहां प्रकट हुआ। मैं हैरानी से बोला, उफ, केओस लोटस सीड, एक अमर राजा 9 स्वर्गों को चीरते हुए ऊपर उठ रहा है। क्या ये सब फ्यूजन के दौरान दिखाई देने वाले दृश्य हैं? यकीन ही नहीं हो रहा। तभी सिस्टम बोला, विजन शील्ड सफलतापूर्वक सक्रिय हो चुकी है। तुमने सफलतापूर्वक हेवी प्यूपल के साथ फ्यूजन पूरा कर लिया है। अब ऑल्टरनेट वर्ल्ड शॉप आधिकारिक रूप से खुल चुकी है। मैंने शॉप की कीमतें देखते ही माथा पकड़ लिया और बोला, यहाँ तो हर चीज खरीदने के लिए फेट पॉइंट चाहिए, लेकिन ये फेट पॉइंट मिलेंगे कैसे? अगर मैं यहाँ से खरीदी हुई चीजें किसी और को गिफ्ट करूं तो क्या उस पर भी क्रिट ट्रिगर होगा? सिस्टम हंसते हुए बोला, इतने बड़े सपने मत देखा करो। तुम जितनी किस्मत दूसरों को दोगे और जितने गुना क्रिट ट्रिगर होंगे उसी हिसाब से तुम्हें फेट पॉइंट मिलेंगे। और ज्यादा लालच मत करना, इस शॉप की चीजें महीने में सिर्फ एक बार ही गिफ्ट की जा सकती हैं। ऊपर से यहाँ का क्रिट सिस्टम इस दुनिया के नियमों से थोड़ा अलग है, मल्टीप्लायर कम भी हो सकता है। ये सुनकर मैंने लंबी सांस छोड़ी और कहा, तुम तो सच में बहुत कंजूस सिस्टम निकले। दूसरी तरफ मिस मिंगुआ शांत बैठी हुई थी। तभी मैं उनके पास पहुंचा। मुझे देखते ही उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह यंग मास्टर, आप आ गए। मैंने शाओलिंग से आपके बारे में सुना था। मैंने उनसे पूछा, सुना है कि आप लोग आज ही शिनफंग सिटी छोड़कर जा रहे हैं और ये भी तय नहीं है कि आप दोबारा कब लौटेंगी। ये सुनते ही मिस का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, परिवार से अचानक बहुत जरूरी बुलावा आया है, मेरे पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मिस ने हल्की उदासी के साथ कहा, लगता है अब विदा लेने का समय आ गया है। मिंगुआ की एक छोटी सी इच्छा है, क्या आप मेरे लिए एक और कविता लिख देंगे? मैं उसे हमेशा अपनी याद के रूप में संभाल कर रखूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कलम उठाई और लिखना शुरू किया। बीती रात के तारे, बीती रात की हवा,
सजे हुए महल के नीचे, महकते फूलों के प्रासाद के पास। कविता पढ़ते ही मिस की आंखें चमक उठी। उन्होंने भावुक होकर कहा, आपने फिर एक अद्भुत कविता लिख दी। मैंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपको सच में जाना ही होगा? मिस ने हल्की सांस लेते हुए कहा, परिवार का आदेश टाला नहीं जा सकता। इस मामले में मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने उनका हाथ पकड़कर गंभीर स्वर में कहा, जरा इंतजार कीजिए, मैं और भी ताकतवर बनूंगा, इतना ताकतवर कि फिर कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। मिस मिंगुआ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान बनी रही। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि यंग मास्टर एक दिन जरूर महान इंसान बनेंगे, लेकिन मेरे परिवार ने मेरी शादी पहले ही तय कर दी है, ठीक 2 साल बाद। मैंने बिना एक पल गंवाए कहा, 2 साल? ठीक है, 2 साल के अंदर मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा कि आपका परिवार भी मुझे स्वीकार करने पर मजबूर हो जाएगा। उस दिन कोई भी आपकी किस्मत का फैसला नहीं कर पाएगा। इतना कहकर मैंने उन्हें एक किताब देते हुए कहा, इसे रख लीजिए, मुझे पता है कि आप भावनाओं के मार्ग पर चलती हैं, ये आपके बहुत काम आएगी। मन ही मन मैंने सोचा, इस किताब को खरीदने में मेरे ज्यादातर फेट पॉइंट खत्म हो गए। तभी सिस्टम बड़बड़ाया, सच में किसी खूबसूरत लड़की पर इन्वेस्ट करना बहुत महंगा पड़ता है। किताब देखकर मिस चौंक गई और बोली, यंग मास्टर झांग, ये बहुत कीमती है, ये तो अर्थ क्लास का हथियार है। ऐसा हथियार तो बड़े बड़े परिवारों में भी मुश्किल से देखने को मिलता है। मिंगुआ इसे नहीं ले सकती। मैंने उनका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हथियार हमेशा सही इंसान के हाथ में होना चाहिए। मैं तो मुक्केबाजी और संगीत की प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए ये मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन आपके हाथों में इसकी असली कीमत साबित होगी, इसलिए इसे रखना किसी भी तरह से बर्बादी नहीं है। मेरी बात सुनकर मिस शर्मा गई। फिर उन्होंने अपने गले से एक नेकलेस उतारकर मेरी हथेली पर रख दिया और बोली, ये मिंगुआ पेंडेंट हमेशा मेरे साथ रहा है, आज मैं इसे आपको दे रही हूँ। उम्मीद है कि आज रात मैंने जो बातें कही हैं उन्हें आप याद रखेंगे। जब हम दोबारा मिलेंगे तब इसे मुझे वापस लौटा दीजिएगा। इसे हमारी याद के रूप में अपने पास रखिए। मैंने पेंडेंट को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ, जिस दिन मैं मशहूर और ताकतवर बन जाऊंगा उसी दिन ये पेंडेंट लेकर आपको ढूंढने आऊंगा। इसके बाद मैं वहां से निकलकर बाजार की तरफ चला गया और फिर शहर छोड़कर घर की ओर रवाना हो गया। लेकिन दूर खड़ा एक आदमी लगातार मुझ पर नजर रखे हुए था। उसने तुरंत कहा, तो सच में वही ली चेन है, जल्दी जाओ और यंग मास्टर शियाओ व यंग मास्टर बाई को खबर दो। मछली आखिरकार चारा निगल चुकी है। कुछ देर बाद जब मैं जंगल के रास्ते पर पहुंचा तभी कुछ लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया। उनमें से एक हंसते हुए बोला, वाह, ली परिवार के दूसरे यंग मास्टर आधी रात को अकेले जंगल में घूम रहे हैं। तभी यंग मास्टर शाओ मुस्कुराकर बोला, काफी शाही अंदाज है। मैंने उन सबकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या कमाल का संयोग है, लगता है तुम सब भी आज खाली थे, इसलिए टोली बनाकर यहाँ मच्छरों को खाना खिलाने चले आए। मेरी बात सुनते ही बाई परिवार का यंग मास्टर गुस्से में चिल्लाया, चैन, अब ये ड्रामा बंद करो। क्या तुमने फिर से मिस मिंगुआ की चीजें हथिया ली हैं? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी पीछे से शाओ परिवार का यंग मास्टर आगे आया और बोला, अब एक्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, आसपास ली परिवार का एक भी गार्ड नहीं है, आज रात तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मैंने बेफिक्र होकर हंसते हुए कहा, तो तुम लोगों ने सच में यही सोचा कि पिछली बार उन निकम्मों से निपटने के लिए मेरे चाचा ने अपने लोग भेजे थे? बाई परिवार के यंग मास्टर ने अपने गार्ड की तरफ देखकर आदेश दिया, लूनांग, मैं चाहता हूं कि ये दर्द से तड़प तड़प कर मरे। गार्ड आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, तुमने मेरे मास्टर के साथ दुश्मनी की है, सच में गलत इंसान को अपना दुश्मन बनाया है। वह हमला करने ही वाला था कि मैंने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया और ठंडी आवाज में कहा, टूटा हुआ शरीर, 8वां स्तर, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी? अगले ही पल मैंने उसका हाथ जोर से मरोड़ दिया। चटाक, उसकी पूरी बांह टूट गई। वह दर्द से चीख उठा, आह, मेरा हाथ। यह नजारा देखकर दोनों यंग मास्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत बाकी गार्डों को चिल्लाकर कहा, उजी, अभी तक खड़े क्या हो, हमला करो, जो भी इसे मार गिराएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। आदेश मिलते ही सारे गार्ड मेरी तरफ टूट पड़े। उन्हें देखकर मैंने हंसते हुए कहा, निकम्मों की पूरी टोली। तभी एक गार्ड ने अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया, लेकिन अगले ही पल उसने मेरी टेक्निक पहचान ली और डर के मारे कांपते हुए चिल्लाया, ये स्टील एनर्जी शील्ड, ये तो डिवाइन सी स्टेज की टेक्निक है। उसकी बात सुनते ही बाकी गार्ड भी घबरा गए। क्या डिवाइन सी स्टेज? शाओ परिवार का यंग मास्टर तो लगभग पागल हो गया। वह बार बार चिल्लाने लगा, नामुमकिन, ये किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं हो सकता। डिवाइन सी स्टेज नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके आखिरी हाई रैंक गार्ड को भी खत्म कर दिया। यह देखते ही कई गार्ड डर के मारे जान बचाकर भागने लगे। यह दृश्य देखकर दोनों यंग मास्टर कांपते हुए बोले, लू निंग भी मर गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, अब बताओ तुम दोनों किस तरह मरना चाहते हो? शाओ परिवार का यंग मास्टर पागलों की तरह चिल्लाया, डरपोकों, हमला करो, जो पीछे हटेगा उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, मार डालो इसे। मजबूरी में उनके बचे हुए गार्ड फिर मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैंने सिर्फ एक ही बात कही, क्या तुम सब मौत को खुद बुला रहे हो? अगले ही पल मैं बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और देखते ही देखते उन सभी का अंत कर दिया। दूसरी तरफ वे दोनों जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन अगले ही पल मैं उनके सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, कहां भाग रहे हो तुम दोनों? दोनों तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। एक ने सिर झुकाकर कहा, भाई चैन, नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। दूसरा घबराकर बोला, दादा चैन, ये सब उसी का प्लान था, मेरी कोई गलती नहीं है। यह सुनते ही बाई परिवार का यंग मास्टर गुस्से से चिल्लाया, हरामजादे, शियाओ, तू सच में कूड़े का ढेर है। फिर वह मेरी तरफ देखकर कांपती आवाज में बोला, मैं तो अभी सिर्फ एक बच्चा हूं, आप तो मुझे अपने खजाने की तरह मानते हैं, है ना? प्लीज मुझे ऐसे छोड़ दीजिए जैसे मैं सिर्फ हवा का एक झोंका था। उनकी बातें सुनकर मैं धीरे धीरे शियाओ के पास गया। मैंने बिना कुछ कहे अपनी तलवार हल्के से उसकी गर्दन पर रखी। बस एक छोटा सा कट लगा, लेकिन अगले ही पल जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया। वह दर्द से जमीन पर तड़पते हुए चीखने लगा, आह, प्रतिरोधक, मुझे प्रतिरोधक दो, मुझे बचा लो, प्रतिरोधक। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वहीं तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। इसके बाद मैंने बाई परिवार के यंग मास्टर का गला पकड़ लिया। वह घबराकर बोला, सम्राट की कृपा, मार्क्विस, क्या तुम सच में हम सबको मार डालोगे? ली चेन, तुमने शियाओ परिवार के लोगों को मार दिया है। बाई परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आज के बाद ली परिवार का भविष्य खत्म हो जाएगा। इतना कहकर उसने भी आखिरी सांस ले ली। चारों तरफ फैली लाशों को देखकर मैंने सिस्टम से कहा, इतनी सारी लाशें साफ करना भी अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत है। अरे शियाओ, क्या तुम्हारे पास वन क्लिक क्लीनअप जैसा कोई फीचर नहीं है? सिस्टम ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, सपने देखते रहो, मैं तुम्हारे लिए सफाई नहीं करूंगा, खुद ही मैनेज करो। इतना कहकर वह गायब हो गया। दूसरी तरफ बाई परिवार का मुखिया और शियाओ परिवार का मुखिया साथ बैठे हुए थे। तभी उनका एक नौकर घबराकर दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मास्टर जिया, हमें वे लोग मिल गए।
शहर के बाहर वाली घाटी में दूसरे यंग मास्टर और बाई परिवार के तीसरे यंग मास्टर दोनों मारे जा चुके हैं। दोनों एक साथ खड़े हो गए और पूछा, होंगे और यून भी वही हैं? नौकर रोते हुए बोला, जी सब वहीं पड़े हैं और उनके साथ गए 8 गार्ड भी। यह सुनते ही शियाओ परिवार का मुखिया स्तब्ध रह गया। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए पूछा, किसने किया ये सब? नौकर ने कांपते हुए जवाब दिया, मास्टर जिया, मैंने सुना था कि मरने से पहले दूसरे यंग मास्टर बार बार उसी का नाम ले रहे थे। उसी रात वे ली परिवार के लोगों से निपटने गए थे। यह सुनते ही बाई परिवार का मुखिया भी गुस्से से कांप उठा। वह दांत पीसते हुए बोला, ली चेन, ली चेन। फिर उसने शियाओ परिवार के मुखिया की तरफ देखकर कहा, लगता है हमारे बेटों की मौत के पीछे वही है। शियाओ परिवार का मुखिया अविश्वास से बोला, वो निकम्मा ली चेन, क्या वह सच में इतने लोगों को मार सकता है? और उनमें 2 लोग तो 8वें स्तर के टॉप एक्सपर्ट थे। बाई परिवार का मुखिया गंभीर आवाज में बोला, हो सकता है ली चैन अकेला नहीं था, शायद ली परिवार के बाकी लोग भी वहां मौजूद थे। कहीं ये सब ली वानकोंग की चाल तो नहीं? उसने जानबूझकर ली चेन को चारा बनाया और हमारे उत्तराधिकारियों को फंसाकर मरवा दिया। शियाओ परिवार का मुखिया गुस्से से बोला, ली वानकोंग, तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है। बाई परिवार का मुखिया बोला, हम यून परिवार के साथ हाथ मिला सकते हैं, फिर एक ही बार में पूरे ली परिवार को इस दुनिया से मिटा देंगे। शियाओ परिवार का मुखिया तुरंत बोला, ठीक है, मैं अभी जाकर यून चेन से बात करता हूँ। कुछ देर बाद यून परिवार का मुखिया भी वहां पहुंच गया। बाई परिवार के मुखिया ने कहा, मास्टर यून, मेरा बेटा शियाओ यून और भाई बाई का बेटा होंग फेई, दोनों को ली परिवार ने मार डाला। हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। बाई और शियाओ परिवार युद्ध का फैसला कर चुके हैं। क्या यून परिवार भी हमारा साथ देगा? यून परिवार के मुखिया ने शांत स्वर में कहा, अपना बच्चा खोने का दर्द मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मैं सच में आपकी भावनाओं को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन कल ही 2 सेक्ट के डिसाइपल चयन की परीक्षा है। अगर अभी कोई बड़ा विवाद हुआ तो सेक्ट नाराज हो सकता है और बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। आपके भतीजे की प्रतिभा को देखते हुए वह निश्चित रूप से परीक्षा पास करके एसेक्ट में शामिल हो जाएगा। एक बार वे एसेक्ट में पहुंच जाएं, उसके बाद अगर हम ली परिवार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो वह पूरी तरह वैध होगी। तब किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। उनकी बात सुनकर बाकी दोनों ने भी सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, परीक्षा खत्म होते ही ली परिवार का अंत कर देंगे। दूसरी तरफ ली परिवार में तीसरा भाई खुशी से हंसते हुए बोला, हाँ दूसरे भाई, परीक्षा देने वाले लगभग पहुंच चुके हैं। बड़े भाई ने कहा है कि तैयार हो जाइए। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, डिवाइन सी स्टेज तक पहुंचने के बाद लगता है सिस्टम ने कुछ नए फीचर भी अनलॉक कर दिए हैं। यह सोचकर मैंने अपना नया फीचर तीसरे भाई पर इस्तेमाल किया। अगले ही पल उसकी पूरी जानकारी मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगी। उसमें लिखा था, तीसरा भाई, ली परिवार की सीधी रक्त रेखा का सदस्य, कॉर्पोरियल स्टेज, 6ठा स्तर, ग्लूटेनस फिजिक 3% सक्रिय। यह देखकर मैं पूरी तरह चौंक गया। मैंने मन ही मन कहा, ग्लूटेनस फिजिक, यह तो दंत कथाओं में वर्णित सबसे शक्तिशाली विशेष शरीरों में से एक है, जिसकी क्षमता पूरी दुनिया तक को निगल जाने की है। यकीन ही नहीं हो रहा, हमारा सीधा साधा भोला भाला तीसरा भाई असल में एक छिपा हुआ एसएसआर है। मुझे लगातार उसकी तरफ देखते हुए देखकर तीसरे भाई ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ दूसरे भाई, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह तीसरे भाई, क्या तुमने हाल ही में अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस किया है? तीसरे भाई ने सिर खुजलाते हुए कहा, बदलाव? हाँ, एक अजीब सी बात है, मुझे हर वक्त भूख लगती रहती है। पहले एक बार खाना खाता था तो आधा दिन आराम से निकल जाता था, लेकिन अब 1 घंटा भी नहीं बीतता कि फिर से भूख लग जाती है। माँ और पिताजी तो कहते हैं कि मैं खाते खाते पूरे परिवार को कंगाल कर दूंगा। मैं मन ही मन सोचने लगा, तो ग्लूटेनस फिजिक के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। मुझे जल्दी ही इसे कंट्रोल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तभी बड़े भाई यानी लाऊ वहां आ गए। उन्हें देखते ही तीसरे भाई ने खुशी से कहा, अरे बड़े भाई। मैंने तुरंत उन पर भी अपना नया फीचर एक्टिवेट कर दिया। सिस्टम ने जानकारी दिखाते हुए कहा, लियो, ली परिवार की सीधी रक्त रेखा का सदस्य, 8वां स्तर, एज़्योर ड्रैगन फिजिक 10% सक्रिय। यह देखकर मैं सचमुच दंग रह गया। मैंने मन ही मन कहा, सच में किस्मत का असली चहेता है। अर्थ एट्रीब्यूट और एज़्योर ड्रैगन फिजिक, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन शायद ही हो सकता है। फिर मैंने सिस्टम से पूछा, शियावान, मेरी हालत कैसी है? मेरी फाउंडेशन कितनी मजबूत है? लेकिन सिस्टम ने मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हाँ ये एक सीक्रेट है। तभी मेरे चाचा यानी ली परिवार के मुखिया बाहर आए और गंभीर आवाज में बोले, आज की परीक्षा सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए नहीं बल्कि पूरे ली परिवार के भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी पूरी ताकत लगा देना और अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहना। लियो ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत कीजिए पिताजी। तीसरे भाई ने भी तुरंत कहा, चाचा हम जरूर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, आज फंग सिटी के सभी लोगों को ली से परिवार की असली ताकत दिखा देंगे। इसके बाद दृश्य सीधे एरिना में पहुंच गया और हम भी वहां आ गए। दूसरी तरफ तीनों बड़े परिवारों के मुखियाओं को एक साथ देखकर आसपास के लोग फुसफुसाने लगे। एक आदमी बोला, देखो आज तीनों बड़े परिवार एक साथ आए हैं। पहले तो इनके रिश्ते कभी इतने अच्छे नहीं थे। दूसरा बोला, हाल ही में ली परिवार के कारोबार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। तभी किसी ने धीरे से कहा, चुप रहो, ली परिवार के लोग आ गए हैं। उसी समय बाई परिवार का मुखिया व्यंग्य करते हुए बोला, ली परिवार के मुखिया, मुझे लगा था कि आज आप डर के मारे आएंगे ही नहीं। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आपका वो गिरा हुआ प्रतिभाशाली बेटा फिर से चमक उठेगा? और आपके दूसरे बेटे का क्या हाल है? मेरे चाचा शांत स्वर में बोले, बहुत जल्द आपको सब पता चल जाएगा। मजेदार बात तो यह है कि आपको हमारे युवा सदस्यों में काफी दिलचस्पी है। मैं इसे अच्छी तरह याद रखूंगा। बाई परिवार का मुखिया हंसते हुए बोला, मौत सामने खड़ी है, फिर भी बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। तभी शियाओ परिवार का मुखिया बोला, परीक्षा खत्म होने के बाद तुम्हारे चेहरे का रंग कैसा होगा तब देखेंगे। तभी अचानक आसमान से एक विशाल उड़ने वाला जहाज नीचे उतरने लगा। उसे देखकर भीड़ में से कोई चिल्लाया, वाह लुइस सेक्ट आ गया। दूसरा बोला, कमाल है, लुइस सेक्ट का उड़ने वाला जहाज कितना विशाल है। उसी समय दूसरी तरफ विशाल पक्षियों पर सवार होकर सिनशियान सेक्ट के लोग भी वहां पहुंच गए। उनके एक एल्डर नीचे उतरते ही मुस्कुराकर बोले, क्या तुम्हारा शेनिंग सेक्ट अभी भी ऐसे दिखावे का शौकीन है? शेनिंग सेक्ट के एल्डर ने तुरंत जवाब दिया, यह दिखावा नहीं, हमारी ताकत का हिस्सा है। कुछ सेक्ट तो ऐसा करने की हैसियत भी नहीं रखते। इस बार जिन लोगों को हम डिसाइपल बनाएंगे वे उन गिरते हुए सेक्ट के लोगों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली होंगे। सामने वाले एल्डर ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ प्रतिभा होने से कुछ नहीं होता। अगर इंसान का मन टेढ़ा हो तो सारी प्रतिभा बेकार है। दोनों को देखकर मैंने मन ही मन कहा, लगता है ये दोनों सेक्ट सच में आमने सामने खड़े हैं। बड़े भाई ने धीरे से कहा, सुना है शेनिंग सेक्ट के बूढ़े संस्थापक अब आखिरी सांसें गिन रहे हैं। लुयान सेक्ट काफी समय से उन पर नजर रखे हुए हैं। इस बार का डिसाइपल चयन ही असली मुकाबला साबित होगा। तभी शुआ वहां पहुंची और घमंड से बोली, तुम्हारे परिवार का वो निकम्मा भी आज यहाँ आने की
हिम्मत कर गया, कोई बात नहीं, आज उसे उसकी औकात अच्छी तरह समझा दी जाएगी। अपनी आंखों से ताकत का असली फर्क देख लेना। तभी लुईस सेक्ट के एल्डर ने ऊंची आवाज में कहा, शांति। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। फिर उन्होंने घोषणा की, इस परीक्षा के 2 चरण होंगे। पहला चरण लुईस सेक्ट की तरफ से आयोजित किया जाएगा। तभी एक विशाल काला स्तंभ मैदान के बीचों बीच लाकर रखा गया। एल्डर ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, यह आयरन स्ट्रेंथ पिलर है। इस पर 1 इंच का निशान छोड़ने के लिए 500 पाउंड की ताकत चाहिए। जो भी 1 इंच का निशान बना देगा वही पहले चरण में सफल माना जाएगा। अब परीक्षा शुरू होती है। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। एक उम्मीदवार मायूस होकर बोला, 500 पाउंड, कॉर्पोरियल लेवल 3। दूसरा बोला, पूरी ताकत से हमला करने पर भी शायद 400 पाउंड तक ही पहुंच पाएंगे। तीसरा बोला, अगर कोई गरीब परिवार से हो और उसके पास पर्याप्त संसाधन न हो तो कॉर्पोरियल लेवल 4 होने के बावजूद 500 पाउंड तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। लगता है आधे लोग तो पहले ही चरण में बाहर हो जाएंगे। तभी पहला उम्मीदवार आगे आया और पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। एल्डर ने परिणाम देखकर कहा, लेसान, कॉर्पोरियल लेवल 4, 620 पाउंड ताकत, उत्तीर्ण। यह सुनते ही वह उम्मीदवार खुशी से झूम उठा। एल्डर ने कहा, एक तरफ खड़े हो जाओ, दूसरे चरण के लिए तैयार रहना। इसके बाद एल्डर ने दूसरे उम्मीदवार को बुलाया। लुइंग, वह भी आगे आया और पूरी ताकत से मुक्का मारा, लेकिन परिणाम सिर्फ 450 पाउंड आया। एल्डर ने शांत स्वर में कहा, अनुत्तीर्ण। फिर अगले उम्मीदवार को बुलाया गया। गाओ, 500 पाउंड से कम, अनुत्तीर्ण। उसके बाद अगला उम्मीदवार आगे आया। एल्डर ने परिणाम देखकर कहा, माबुआ, कॉर्पोरियल लेवल 5, 800 पाउंड ताकत, उत्तीर्ण। फिर एक और उम्मीदवार आया, जियाओ, अनुत्तीर्ण। इसी तरह कई लोग लगातार असफल होते गए, जबकि कुछ उम्मीदवार सफल भी हो गए। हम तीनों वहीं खड़े होकर सब कुछ ध्यान से देख रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी बड़े भाई ने हमें समझाते हुए कहा, दूसरे भाई, तीसरे भाई, जब तुम दोनों की बारी आए तो अपनी आधी ताकत ही इस्तेमाल करना। आज थोड़ा लो प्रोफाइल रहेंगे, लेकिन ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। तभी बाई परिवार का बड़ा बेटा बाइसू आगे बढ़ा और पूरे दम से एक मुक्का जड़ दिया। अगले ही पल पूरा आयरन पिलर जोर से कांप उठा। एल्डर ने आश्चर्य से परिणाम पढ़ते हुए कहा, बाइसू, आयरन बॉडी लेवल 6, 1900 पाउंड ताकत, उत्तीर्ण। उसके मुक्के से निकली ताकत देखकर खुद एल्डर भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। चारों तरफ शोर मच गया। कोई बोला, 1900 पाउंड, यानी लगभग 2000। दूसरा बोला, अब समझ आया कि बाई परिवार का बड़ा बेटा इतना मशहूर क्यों है। बाकी लोगों और इसके बीच का अंतर सच में बहुत बड़ा है। तभी लुयान सेक्ट के एल्डर मुस्कुराते हुए बोले, बाइसू, तुम्हारी प्रतिभा सच में कमाल की है। अगर चाहो तो अभी इसी वक्त हमारे लुयान सेक्ट में शामिल हो सकते हो। तुम्हें दूसरे चरण की परीक्षा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आउटर डिसाइपल बना दिया जाएगा। यह सुनते ही शेंचिंग सेक्ट के एल्डर का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उन्होंने कहा, चैन होंगवान, परीक्षा अभी खत्म भी नहीं हुई और आपने अभी से लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। क्या यह हमारे शेंचिंग सेक्ट का अपमान नहीं है? लुयान सेक्ट के एल्डर मुस्कुराकर बोले, एल्डरडू, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। किसने कहा कि सारे टेस्ट खत्म होने के बाद ही डिसाइपल चुने जाएंगे? अगर बाइसू शेंचिंग सेक्ट में जाना चाहे तो मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकूंगा। एल्डरडू तुरंत बोले, बाइसू नौजवान, अगर तुम हमारे शेंचिंग सेक्ट में शामिल होते हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें 3रे ग्रेड की ओपन मेरिडियन पिल दूंगा। उसकी मदद से तुम बहुत जल्द डिवाइन सी स्टेज तक पहुंच जाओगे। बाइसू ने सम्मान से झुककर कहा, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद एल्डरडू, लेकिन मैं तो बहुत पहले से लुयान सेक्ट में शामिल होने का फैसला कर चुका हूं। एल्डर चेन, मैं बाइसू लुयान सेक्ट में शामिल होना चाहता हूं। यह सुनते ही लुयान सेक्ट के एल्डर जोर से हंस पड़े। हाँ, बहुत बढ़िया, समझदार फैसला लिया है। लगता है इस बार पहला अंक हमारे सेक्ट के नाम रहा। एल्डरडू शांत स्वर में बोले, आखिर में जीत किसकी होगी? यह भी कहना जल्दबाजी होगी। दूसरी तरफ तीनों बड़े परिवारों के मुखिया भी आपस में अपनी अपनी योजनाएं बना रहे थे। शियाओ परिवार के मुखिया ने धीमे स्वर में कहा, अगर लुयान सेक्ट हमारा समर्थन करता है तो ली परिवार से निपटना बेहद आसान हो जाएगा। तभी शियाओ परिवार का बड़ा बेटा आगे बढ़ा। उसने ली परिवार के लोगों की तरफ देखकर कहा, लियो, कभी तुम शोंगफिंग सिटी के सबसे बड़े प्रतिभाशाली इंसान कहलाते थे। आज तुम्हारा अगला कदम देखने का मुझे सच में इंतजार है। लियो ने पूरी शांति से जवाब दिया, चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं मन ही मन सोचने लगा, शियाओ यून और बाई होंगफेई को मैंने ही मारा था। इसका इल्जाम ये लोग निश्चित रूप से ली परिवार पर डालेंगे, लेकिन अब मेरे पास सी ऑफ पीपल स्टेज की ताकत, ड्यूल प्यूपिल और ड्रैगन एलिफेंट फिस्ट तीनों मौजूद हैं। जब तक वे बूढ़े खुद मैदान में नहीं उतरते तब तक शियांग जैसे किसी भी लड़के को मैं आराम से संभाल सकता हूं। तभी सिस्टम पूरे आत्मविश्वास से बोला, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ तुम्हारी रक्षा ही नहीं करूंगा बल्कि तुम्हें सबके सामने शानदार तरीके से चमका भी दूंगा। फिर थोड़ी देर रुककर हंसते हुए बोला, और अगर हार गए तो भाग जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं बस मुस्कुरा दिया। उसी समय शियाओ परिवार का यंग मास्टर आगे बढ़ा और पूरी ताकत से आयरन पिलर पर मुक्का मारा। इस बार तो एल्डर भी सचमुच चौंक गए। उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की, शियांग, हार्टलेस स्वॉर्ड लेवल 8, 5000 पाउंड ताकत। यह सुनते ही पूरा मैदान हैरानी से गूंज उठा। किसी ने कहा, अविश्वसनीय, ये तो लगभग डिवाइन सी स्टेज लेवल 1 के बराबर है। दूसरा बोला, शियाओ परिवार के बड़े बेटे ने सच में अपनी ताकत साबित कर दी। लुयान सेक्ट के एल्डर संतुष्ट होकर बोले, बुरा नहीं, लेवल 8 पर 5000 पाउंड ताकत। शियांग, क्या तुम हमारे लुयान सेक्ट में शामिल होना चाहोगे? शियांग ने सम्मान से झुककर कहा, एल्डर चेन, आपको मेरा प्रणाम। दूसरी तरफ यह सब देखकर शेंचिंग सेक्ट के एल्डर मन ही मन उदास हो गए। उन्होंने सोचा, एक समय था जब हमारा शेंचिंग सेक्ट पूरे क्षेत्र का गौरव था और आज हाल यह है कि एक ढंग का डिसाइपल भी नहीं मिल रहा। तभी लुयान सेक्ट के एल्डर ने ऊंची आवाज में घोषणा की, पहला चरण समाप्त हो चुका है, अब दूसरे चरण की परीक्षा शुरू होगी। तभी मैं आगे बढ़कर बोला, एक मिनट एल्डर चेन, हमारे लिए परिवार के कुछ सदस्य अभी तक परीक्षा ही नहीं दे पाए हैं। लुयान सेक्ट के एल्डर ने मेरी तरफ देखकर तिरस्कार से कहा, हम एल्डर्स एक नजर में सब समझ जाते हैं, तुम लोग न्यूनतम मानक तक भी नहीं पहुंचते। यहां ऐसा आकर खुद का मजाक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनते ही बाकी तीनों परिवारों के लोग जोर जोर से हंसने लगे। कोई बोला, हाँ, क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? एल्डर चेन तो बहुत सभ्यता से कह रहे हैं कि चुपचाप यहां से चले जाओ। दूसरा बोला, कुछ फासले सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कभी पूरे नहीं होते। ली परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। तभी एल्डर डू गंभीर आवाज में बोले, जरा तहजीब से बात कीजिए, परीक्षा के नियम सबके लिए बराबर हैं। जो भी उम्र की शर्त पूरी करता है उसे परीक्षा देने का पूरा अधिकार है, लेकिन
लुयान सेक्ट के एल्डर ने तुरंत जवाब दिया, पहले चरण की जिम्मेदारी हमारे लुयान सेक्ट के पास है। यहाँ जो मैं कहूंगा वही नियम होगा। डू चिंगोंग, क्या तुम सच में इनके पक्ष में खड़े होना चाहते हो? यह सब सुनते ही सिस्टम भी गुस्से से तिलमिला उठा। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर मेरी जगह कोई और होता तो ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। मुझे जाने दीजिए, मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। मैंने सिस्टम का सिर पकड़कर कहा, अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतनी छोटी सी बात के लिए आपको खुद सामने आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तभी एल्डर बोला, लगता है तुम लोग लोलान सेक्ट वाले शिंगोंग सिटी में हमेशा की तरह आज भी बहुत ज्यादा घमंडी हो। लोलान सेक्ट के एल्डर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, आज पुराने और नए दोनों हिसाब एक साथ क्लियर कर देंगे। एल्डर बोला, ठीक है तो फिर थोड़ा वार्म अप हो जाए। इतना कहकर दोनों लड़ाई शुरू करने ही वाले थे कि तभी प्रिंस वहां एंटर हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, एल्डर चेन, आपकी रेपुटेशन सच में कमाल की है। एक बार देखकर बताइए क्या मैं योग्य हूँ? तभी लुइस सेक्ट के एल्डर ने तुरंत कहा, आह, सिटी लॉर्ड फंग आ गए हैं। पहले आपका वेलकम न कर पाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सेक्ट का यह असेसमेंट सिटी लॉर्ड के अधिकार में नहीं आता। सिटी लॉर्ड ने शांत स्वर में कहा, मैं आज सिर्फ प्रिंसेस शियाओ के साथ सेक्ट के टेस्ट में आया हूँ। बीच में दखल देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। उसका नाम सुनते ही चारों तरफ हलचल मच गई। किसी ने हैरानी से कहा, प्रिंसेस शियाओ। दूसरा घबराकर बोला, लॉर्ड गु की सबसे प्यारी बेटी, क्या वह भी आज टेस्ट देने आई हैं? अब तो मामला सच में दिलचस्प होने वाला है। तभी दोनों एल्डर्स ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, प्रणाम प्रिंसेस शियाओ। प्रिंसेस ने सबकी तरफ देखकर पूछा, तुम तीनों में ली चेन कौन है? तीनों फैमिली लीडर्स एकदम हैरान रह गए। उनके मन में एक ही सवाल था कि प्रिंसेस ली चेन को कैसे जानती हैं? एक लीडर मन ही मन बोला, कहीं ली चेन ने प्रिंसेस का अपमान तो नहीं कर दिया? अगर ऐसा है तो हमारी आधी परेशानी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। प्रिंसेस का अपमान करने पर लॉर्ड गु सिर्फ एक उंगली उठाकर पूरे ली परिवार को मिटा सकते हैं। उनका नामो निशान तक नहीं बचेगा। तभी दूसरे लीडर ने कहा, जरूरी नहीं कि बात वैसी ही हो। अगर वह सच में बदला लेने आई होती तो लॉर्ड गु के स्वभाव के हिसाब से ली परिवार अब तक खत्म हो चुका होता। तभी मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं ही लाई चेन हूँ। उसी समय मेरे पिता आगे आए और मुस्कुराते हुए बोले, शियाओ, तुम तो अब बहुत बड़ी हो गई हो। आखिरी बार जब देखा था तब हर समय मिठाई वाले हॉथॉर्न के लिए जिद करती रहती थी। प्रिंसेस उन्हें देखते ही खुशी से खिल उठी और हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, ये तो अंकल वेंकिंग है। उस दिन अगर आपने हमारे परिवार की जान न बचाई होती तो शायद आज हमारी मुलाकात ही नहीं होती। मेरे पिता ने पूछा, आज आपके पिता नहीं आए? ये सुनते ही हम सब पूरी तरह शॉक हो गए। मेरा दिमाग जैसे फ्रीज हो गया। मैंने मन ही मन कहा, एक मिनट, मेरे पिता ने गु परिवार की जान बचाई थी? ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। मेरे वो साधारण से बूढ़े पिता, उनके पास अभी भी कितने राज छिपे हुए हैं? असली मालिक की यादों में इसका जिक्र तक क्यों नहीं है? दूसरी तरफ बाई परिवार का लीडर भी गहरी सोच में डूब गया। उसने कहा, क्या ली वेंकिंग ने सच में लॉर्ड गु की जान बचाई थी? शाओ परिवार के मुखिया ने गंभीर होकर कहा, यकीन करना मुश्किल है। अगर उनका रिश्ता सच में इतना गहरा है तो लाई परिवार को नुकसान पहुंचाना सीधा लॉर्ड गु का अपमान होगा। तीसरे लीडर ने कहा, यह अभी तय नहीं है। अगर ली वेंकिंग लॉर्ड गु के लिए सच में इतने खास होते तो आज उनकी हालत इतनी खराब क्यों होती? बाई परिवार के लीडर ने सिर हिलाकर कहा, बात तो सही है, फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। प्रिंसेस ने विनम्रता से कहा, पिताजी राज्य के कामों में बहुत बिजी हैं, इसलिए खुद आकर आपका धन्यवाद नहीं कर सके। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। मेरे पिता हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, आप बहुत सम्मान दे रही हैं। उस दिन मैंने तो बस थोड़ा सा हाथ बटाया था। सच कहूं, मुझे तो आपके महल से ही बहुत मदद मिली थी। तभी पिता की नजर मुझ पर पड़ी। वह तेजी से मेरे पास आए, मेरे सिर पर हल्की सी छपत लगाई और बोले, अरे शरारती लड़के, कब से क्या सोच रहा है? जाओ प्रिंसेस को प्रणाम करो। मैंने तुरंत सिर झुकाकर कहा, प्रणाम प्रिंसेस। प्रिंसेस ने मन ही मन सोचा, शियाओ कह रहे हैं, ये तो बड़ा डरपोक लग रहा है, इसे तो आसानी से डराया जा सकता है। उधर तीसरा ब्रदर मन ही मन खुद को रोकते हुए बोला, हंसना मत, बिल्कुल मत हंसना, नहीं तो दूसरा ब्रदर मेरी अच्छी खासी धुनाई कर भी। एल्डर बोला, प्रिंसेस काफी देर हो चुकी है, क्या आप टेस्ट शुरू करें? यंग मास्टर लोगों की बातें बाद में भी हो सकती हैं। प्रिंसेस ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं सबसे पहले जाती हूँ, कोई दिक्कत है चैन? यह सुनकर लुइस सेक्ट के एल्डर के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा दिखाई दिया। प्रिंसेस आगे बढ़ी और पूरे दम से उस स्टोन पर पंच मारा। पल भर में चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। एल्डर ने ऊंची आवाज में घोषणा की, प्रिंसेस शियाओ, बॉडी रीइंफोर्समेंट स्टेज 9, रिजल्ट 6000 जिन। ये सुनते ही सभी लोग दंग रह गए। किसी ने रुक रुक कर कहा, 6000 जिन की ताकत सच में कमाल है। दूसरे ने कहा, लेकिन ब्लू सिल्वर के 8000 जिन के मुकाबले अभी भी थोड़ा कम है। लुइस सेक्ट के एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंसेस की टैलेंट सच में शानदार है। अगर आप चाहें तो मैं खुद आपको इनर डिसाइपल के लिए रेकमेंड कर सकता हूं। प्रिंसेस ने शांत मुस्कान के साथ कहा, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एल्डर चुन, आप जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, अभी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इस असेसमेंट का दूसरा फेज अभी बाकी है। सभी स्टेजेस खत्म होने के बाद ही मैं तय करूंगी कि किस सेक्ट में ज्वाइन करूं। तो यही बात है। एल्डर डू, ये सुनते ही उसका चेहरा थोड़ा तमतमा गया। लुइस सेक्ट के एल्डर ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, छोटी सी लड़की, क्या अपनी पहचान का फायदा उठाकर मुझे दबाव में डालना चाहती हो? एल्डर डू ने तुरंत कहा, हमारे शेनिंग सेक्ट में लड़कियों के लिए एक बेहद खास मार्शल आर्ट है। प्रिंसेस, अगर आपकी रुचि हो तो हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। प्रिंसेस ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद एल्डर डू। लुइस सेक्ट के एल्डर ने मुस्कुराकर कहा, शियाओ इस बात पर जरूर गंभीरता से विचार करेगी। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, निंगवा, इन्हें दिखा दो कि असली टैलेंट किसे कहते हैं। सबको पता चल जाना चाहिए कि सच्चा जीनियस कौन है। शिया ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपका आदेश। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसके कदमों के नीचे से बर्फ जमने लगी। यह नजारा देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, देखो, पूरी जमीन बर्फ से ढक गई। लेजेंडरी आइस बॉडी सच में कमाल की है। दूसरे ने कहा, इसीलिए तो लुयान सेक्ट उसे देखते ही अपने साथ ले जाना चाहता था। ऐसी टैलेंट तो सीधे इनर डिसाइपल बनने लायक है। तभी एल्डर ने ऊंची आवाज में घोषणा की, ब्लू सिल्वर श्वे, बॉडी रीइंफोर्समेंट स्टेज 9, रिजल्ट 8000 जिन। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने आश्चर्य से कहा, वाह, 8000 जिन। दूसरा बोला, ये तो प्रिंसेस से भी 2000 जिन ज्यादा है। आइस बॉडी का पावर बूस्ट सच में गजब है। पास खड़ी एक लड़की बोली, अब शिंगोंग सिटी की युवा पीढ़ी में इसका पहला स्थान तय है। ब्लू सिल्वर श्वे इस सम्मान की पूरी हकदार है। दूसरी तरफ वे तीनों मशहूर लीडर्स भी आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, कोई हैरानी नहीं कि उसे शहर की सबसे बड़ी प्रतिभा कहा जाता है। आज ब्लू परिवार सच में गर्व महसूस कर सकता है।
ब्लू परिवार के लीडर ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मेरी बेटी बस थोड़ी सी लकी रही। शिया हमारी तरफ देखकर बोली, तुम लोग अभी भी चाहो तो पीछे हट सकते हो, वरना बाद में 500 जिन भी नहीं उठा पाओगे और तब बहुत बेइज्जती होगी। यह सुनकर तीनों लीडर्स हंस पड़े। एक ने कहा, मिस ब्लू बिल्कुल सही कह रही हैं, कुछ परिवार अपनी औकात समझना ही नहीं चाहते। तभी तीसरे ब्रदर ने मेरी तरफ देखकर पूछा, भैया ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, याद रखना तीसरे भाई, जो कुत्ता सबसे ज्यादा भौंकता है वही सबसे कम काटता है। यह सुनकर प्रिंसेस भी हंस पड़ी। हाँ हाँ। तभी लुइस सेक्ट के एल्डर उठकर बोले, बस बहुत हुआ, अगर कुछ करना है तो जल्दी करो, सबका समय बर्बाद मत करो। मेरा तीसरा ब्रदर मिस ब्लू के पास गया और बोला, मिस ब्लू आपका रिजल्ट 8000 जिन था, है ना? उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ क्यों? तीसरे ब्रदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह तो फिर मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ, शायद आपसे थोड़ा ज्यादा हो जाए। इतना कहकर उसने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। पल भर में उसके पूरे शरीर से गोल्डन ऑरा फैल गई। यह देखकर तीनों लीडर्स अपनी जगह से खड़े हो गए। बाई परिवार के लीडर ने हैरानी से कहा, बॉडी रीइंफोर्समेंट स्टेज 8, ये कैसे हो सकता है? शाओ परिवार के लीडर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ली परिवार ने अपनी असली ताकत वाकई कमाल के तरीके से छिपा कर रखी थी। अगले ही पल तीसरे ब्रदर ने पूरी ताकत से स्टोन पर जबरदस्त पंच मारा। एल्डर उसकी ताकत देखकर पसीना पसीना हो गए। कांपती आवाज में उन्होंने घोषणा की, लिशियन बॉडी रीइंफोर्समेंट स्टेज 8, रिजल्ट 20,000 जिन। यह सुनते ही पूरी भीड़ सन्न रह गई। किसी ने अविश्वास से कहा, 20,000 जिन। मिस ब्लू की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसने हैरानी से कहा, क्या ली परिवार ने क्या प्रकृति का नियम ही बदल दिया है? 20,000 जिन कैसे संभव है? मैं तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर चुकी थी। मैं हंसते हुए बोला, तीसरा भाई सच में समझदार है, हमने तो आधी ताकत इस्तेमाल करने का तय किया था, लेकिन लगता है इसने 60% ताकत लगा दी। लुइस सेक्ट के एल्डर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जोर से बोले, लड़के सच सच बताओ, क्या तुमने कोई सीक्रेट ट्रेजर इस्तेमाल किया है? तीसरे ब्रदर ने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया, कुछ भी नहीं, मैंने तो बस एक साधारण पंच मारा है। फिर वह धीरे से मेरी तरफ झुककर बोला, भैया ये लोग बहुत डरावने हैं, मुझे तो एल्डर चेन से भी डर लग रहा है। एल्डर डू ने मुस्कुराकर कहा, अगर हार माननी है तो सीधे कह दीजिए, बच्चों को डराना कोई हुनर नहीं होता। फिर एल्डर डू ने तीसरे ब्रदर से पूछा, दाशियन युवा मित्र, क्या तुम हमारे चिंगशान सेक्ट में ट्रेनिंग लेना चाहोगे? तभी प्रिंसेस दौड़कर मेरे पास आई और उत्साह से बोली, लीचेन तुम्हारा तीसरा भाई तो कमाल का ताकतवर निकला, क्या तुम भी अपनी ताकत नहीं दिखाओगे? उसी समय सिस्टम भी बोला, जाओ अब एक बार ट्राई करके दिखाओ और समय मत बर्बाद करो, सब लोग तुम्हारे धमाकेदार परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। मैंने सिस्टम से कहा, शियायान बैकग्राउंड म्यूजिक चालू करो। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, आह क्या क्या करवाते रहते हो, और अगले ही पल म्यूजिक बजने लगा। मिस ब्लू के पास गया और मुस्कुराकर बोला, मिस ब्लू क्या आपके बड़ों ने आपको यह नहीं सिखाया कि आइस हार्ट के साथ कोल्ड जेड हैंड इस्तेमाल करते समय कलाई को आधा इंच अंदर की तरफ रखना चाहिए? इस तरह जबरदस्ती 8000 जिन की ताकत इस्तेमाल करोगी तो 3 दिन तक हाथ में दर्द रहेगा। फिर मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा करो, घुटनों के बल बैठकर कॉन्कर गाना गाओ, उसके बाद मैं तुम्हें इसका एडवांस्ड वर्जन सिखा दूंगा। सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करोगी तो पूरा शरीर हल्का महसूस होगा। मेरी बात सुनकर मिस ब्लू पूरी तरह चौंक गई। वह मन ही मन सोचने लगी, इस लड़के को यह सब कैसे पता चला? इतना कहकर मैं आराम से स्टोन की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ एल्डर डूज मेरे तीसरे ब्रदर के पास आए और मुस्कुराकर बोले, अरे युवा मित्र, क्या तुम शेनिंग सेक्ट में ज्वाइन करना चाहोगे? मैं तुम्हें सीधे इनर डिसिप्लिन बना दूंगा। लेकिन मन ही मन वह सोच रहे थे, हाँ आखिरकार तो मिल ही गए, जन्म से ही इतनी जबरदस्त ताकत। ए लड़के जल्दी मेरे पास आ जाओ। तभी लुइस सेक्ट के एल्डर ने व्यंग्य से कहा, इतने साल बीत गए फिर भी शेनिंग सेक्ट अभी तक इतनी कंजूस ही है, इतनी बड़ी टैलेंट को सिर्फ इनर डिसाइपल बनाओगे? अगर तुम लू युन सेक्ट में ज्वाइन करते हो तो ली परिवार के पुराने सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में तुम्हें कोर डिसिप्लिन भी बना दिया जाएगा। यह सुनते ही बाकी तीनों लीडर्स के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। एक ने कहा, वह चाहे ली परिवार से हो लेकिन इतनी बड़ी टैलेंट को शेनिंग सेक्ट के हाथ नहीं जाने दे सकते। दूसरे ने कहा, अगर लियावा लू युन सेक्ट का कोर डिसाइपल बन गया तो हमारी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ योजना ही नहीं, ली परिवार भी पूरी तरह हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। उधर ली परिवार की तरफ मेरे पिता, मेरे चाचा और तीसरे ब्रदर के पिता यानी मेरे दूसरे चाचा भी आपस में बात कर रहे थे। चाचा बोले, हूँ चेन होंगवान बहुत बड़े बड़े इनामों की बात कर रहा है, लेकिन उसकी बातों में जरा भी सच्चाई नहीं लग रही। पिता ने शांत स्वर में कहा, वह सिर्फ दाओ जिन को शेनिंग सेक्ट में जाने से रोकना चाहता है। बात बिल्कुल साफ है। कोर डिसिप्लिन, लानशुआ के बदले वाले स्वभाव को देखते हुए यह मुझे सीधा सीधा एक जाल लगता है। ली परिवार के एल्डर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, अगर दाओ जिन लुयुन सेक्ट में गया तो उसकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं रहेगी। तभी तीसरे चाचा ने तीसरे ब्रदर से कहा, दाओ जिन तुम्हें उनके सेक्ट में बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तीसरे ब्रदर ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, ओह मुझे कोर डिसिप्लिन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे बड़े भाई ने कहा है कि हम सिर्फ शेनिंग सेक्ट में ही ज्वाइन करेंगे। उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े सभी डिसिपल्स दंग रह गए। एक ने कहा, क्या इसने सच में मना कर दिया? दूसरा बोला, ये पागल है क्या, कोर डिसिप्लिन नहीं बनेगा और इनर डिसिप्लिन बनेगा? अगर बेवकूफ नहीं है तो और क्या है? यह सुनकर लुइस सेक्ट के एल्डर गुस्से से भर गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, क्या कहा तुमने, इतनी हिम्मत? तभी एल्डर डूज उनके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, एल्डर चेन, आप लुयुन सेक्ट के एल्डर होकर हमारे शेनिंग सेक्ट के जूनियर्स पर हाथ उठाना चाहते हैं? क्या आपको हमारे जवाब का डर नहीं है? मन ही मन एल्डर डू खुशी से सोच रहे थे, हाँ लुयुन सेक्ट ने एक साथ ली परिवार के तीनों भाइयों को अपना दुश्मन बना लिया और शेनिंग सेक्ट को बिना किसी मेहनत के एक शानदार टैलेंट मिल गया। अब बस बाकी 2 भाइयों की ताकत देखने का इंतजार है। सच में मजा आने वाला है। लुइस सेक्ट के एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे तो ये लड़का बस ठीक ठाक ही लगता है, जन्म से थोड़ा ताकतवर है, बस इतना ही, अगर लेना है तो ले जाओ। मैंने आगे बढ़कर कहा, एल्डर चेन, अब तक हमारे परिवार का परफॉर्मेंस देखकर संतुष्ट हुए, अब हमारी बारी है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, सभी लोग थोड़ा पीछे हट जाएं, अब मेन कैरेक्टर और उसका बड़ा ब्रदर एक साथ अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। जैसे ही मैंने अपनी ताकत दिखाई, तीनों लीडर्स फिर से सन्न रह गए। एक ने अविश्वास से कहा, बॉडी रिफाइनमेंट लेवल 8। ली परिवार के तीनों भाई बॉडी रिफाइनमेंट लेवल 8 तक पहुंच चुके हैं, यह कैसे संभव है? शाओ परिवार के लीडर ने गहरी सांस लेकर कहा, ली परिवार इतने दिनों से अपनी असली ताकत छिपाकर बैठा था, वाकई बहुत चालाक निकले। तीनों लीडर्स के चेहरे उतर गए। उनमें से एक लगभग रोते हुए बोला, मैं ये मान ही नहीं सकता, ये जरूर कोई चाल है। दूसरा मायूस होकर बोला, मेरी बेटी के बदले की पूरी कहानी ही बेकार हो गई। तभी एल्डर ने मेरी तरफ देखकर घोषणा की, ली चेन बॉडी रिफाइनमेंट लेवल 8, रिजल्ट 44,000 पाउंड।
मेरे तुरंत बाद बड़े ब्रदर ने भी टेस्ट दिया। एल्डर ने घोषणा की, ली लियो, बॉडी रिफाइनमेंट लेवल 8, रिजल्ट 23,000 पाउंड। मैंने बड़े ब्रदर की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, बड़े भाई ये तो ठीक नहीं हुआ, इतनी शानदार एंट्री ली और आखिर में सिर्फ 23,000 पाउंड। बड़े ब्रदर मुस्कुराए और बोले, दूसरे भाई मैं जानता हूं कि आपको स्पॉटलाइट पसंद नहीं है, इसलिए इस बार मौका आप लोगों को दे दिया। मैंने मन ही मन सोचा, बड़े भाई हमेशा लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं और उनका यही लो प्रोफाइल रहना सबसे बड़ा शो ऑफ है। बड़े भाई आपकी चाल में तो मैं भी लगभग फंस गया था। बड़े ब्रदर ने मेरी तरफ देखकर कहा, दूसरे भाई अब स्टेज आपका है, जितना चाहो सबको दिखा दो। भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति हंसकर बोला, धत, सबसे छोटा भाई तो मेरे ठीक पास खड़ा है, 666। ली परिवार के तीनों भाई सच में मॉन्स्टर हैं। दूसरा बोला, बॉडी रिफाइनमेंट में 44,000 पाउंड की ताकत, इन्हें मॉन्स्टर नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? एक और व्यक्ति हंसते हुए बोला, देखो लू यून सेक्ट के एल्डर का चेहरा तो पूरा काला पड़ गया है। हाँ, अपने ही हाथों तीनों टैलेंटेड डिसाइपल्स को शेनिंग सेक्ट के हवाले कर दिया, अब तो जरूर पछता रहे होंगे। इसके बाद हम तीनों दौड़ते हुए एल्डर डू के पास पहुंचे। वह जोर से हंसते हुए बोले, हाँ, धन्यवाद एल्डर चेन, शेनिंग सेक्ट को बिना किसी मेहनत के 3 शानदार डिसाइपल्स मिल गए। प्रिंसेस और ली परिवार का रिश्ता देखकर तो लगता है कि वह भी हमारे सेक्ट में ही ज्वाइन करेंगी। इस बार तो सच में जैकपॉट लग गया, हमारी किस्मत पूरी तरह चमक गई। एल्डर डूस मन ही मन सपने देखने लगे और खुशी से सोचने लगे, वापस लौटते ही सेक्ट लीडर मुझे निश्चित रूप से बेस्ट रिक्रूटर अवार्ड देंगे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम तीनों शेंचिंग सेक्ट में ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स की भी सिफारिश कर सकता हूं। लाओ ने सिर झुकाकर कहा, हम तीनों भाई शेंचिंग सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। एल्डर डू आगे भी हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। एल्डर डू जोर से हंस पड़े, हाँ, बहुत बढ़िया। तभी प्रिंसेस मेरे पास आई और मुस्कुराकर बोली, तुम लोगों ने कमाल कर दिया, लेकिन अभी भी सब कुछ ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। फिर उसने एल्डर डू की तरफ देखकर कहा, मैं भी शेंचिंग सेक्ट में ज्वाइन कर रही हूँ। एल्डर डू ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा, शेंचिंग सेक्ट प्रिंसेस शियाओ का दिल से स्वागत करता है। यह सुनकर हम दोनों हंस पड़े। हाँ, हमें हंसते देखकर एल्डर चेन ने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा, ली चेन, आज तुमने सबके सामने मेरा अपमान किया है, इंतजार करना, इसका हिसाब मैं जरूर चुकाऊंगा। तभी एल्डर डू ने एक फॉर्मेशन तैयार किया और ऊंची आवाज में घोषणा की, अब शेंचिंग सेक्ट की दूसरी परीक्षा शुरू होगी, प्रेशर एंड्योरेंस टेस्ट। नियम बहुत आसान है, जब तक ये इंसेंस पूरी तरह जलकर खत्म नहीं हो जाती तब तक जो भी इस फॉर्मेशन के अंदर टिके रहेगा वही पास माना जाएगा। यह सुनते ही सभी सफल प्रतिभागी फॉर्मेशन के अंदर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में कई लोग एक एक करके हार मानकर बाहर निकलने लगे। मैं मन ही मन सोच रहा था, ओह ये फॉर्मेशन सच में प्रेशर को अब्सॉर्ब करता है, ये मौका तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आखिर मेरे पास 9th ग्रेड गोल्डन पिल है। दूसरी तरफ इंसेंस धीरे धीरे जल रही थी। तभी अचानक एक प्रतिभागी ने खून की उल्टी की और उड़कर फॉर्मेशन के बाहर जा गिरा। एल्डर डू ने शांत स्वर में कहा, पहला फेल। तभी सभी को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। 2 लोग हैरान होकर बोले, यह आवाज कैसी है? उधर लगभग सभी लोग थककर चूर हो चुके थे, जबकि मैं आराम से सो रहा था। एक व्यक्ति ने हैरानी से कहा, यह फॉर्मेशन तो हम सबकी पूरी ताकत निचोड़ रहा है और यह आदमी अंदर आराम से सो रहा है। दूसरे ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या ये तो पूरा मॉन्स्टर है? इतना कहकर वे दोनों भी हार मानकर टेस्ट छोड़कर बाहर निकल गए। कुछ समय बाद इंसेंस पूरी तरह जलकर खत्म हो गई। एल्डर डू ने फॉर्मेशन हटा दिया। उस समय तक लगभग सभी पार्टिसिपेंट्स बुरी तरह थक चुके थे। एल्डर डू ने घोषणा की, दूसरी परीक्षा भी समाप्त हो गई। मैं नींद से उठकर आलस लेते हुए हाथ ऊपर फैलाकर बोला, बस खत्म हो गया। मेरी बात सुनते ही सबके चेहरे गुस्से से भर गए। जहां सभी लोग थककर टूट चुके थे वहीं मैं पूरी परीक्षा के दौरान आराम से सोता रहा था। तभी सिस्टम ने मुझे देखकर कहा, अरे अपनी ताकत दिखाने का भी सही समय और सही जगह होती है, यहाँ तो लगभग हर कोई तुम्हें मार डालना चाहता है। एल्डर डू ने फिर घोषणा की, जिन कल्टीवेटर ने अभी तक किसी सेक्ट को नहीं चुना है, अगर उन्होंने दूसरी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है तो वे शेंचिंग सेक्ट के आउटर डिसिप्लिन बन सकते हैं, और जो प्रेशर सहने के बावजूद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उन्हें शुरुआत में चोर्स डिसाइपल के रूप में ज्वाइन करना होगा। एल्डर चेन ने भी कहा, लुइस सेक्ट में भी यही नियम लागू होता है। एल्डर डू मुस्कुराकर बोले, असल टैलेंट्स तो पहले ही चुन लिए गए हैं, अब सिर्फ बाकी लोग बचे हैं। इसके बाद हम सब हंसते हुए वहां से निकल गए। हमें जाते हुए देखकर एल्डर डू मन ही मन बेहद खुश होकर सोचने लगे, हाँ, प्रिंसेस और ली परिवार के तीनों भाइयों के शेंचिंग सेक्ट में ज्वाइन करने से हमारे सेक्ट की जबरदस्त पब्लिसिटी हो गई। अब और भी ज्यादा कल्टीवेटर हमारी तरफ आकर्षित होंगे। फिर उन्होंने सभी को पिल्स देते हुए कहा, लो ये हीलिंग पिल्स हैं, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है, घर जाकर अपने परिवार से विदा ले लो, 3 दिन बाद फिर यहीं लौटाना, उसके बाद मैं तुम सबको साथ लेकर शेंचिंग सेक्ट जाऊंगा। सभी ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद एल्डर डू। दूसरी तरफ मेरे चाचा, मेरे दूसरे चाचा और सिटी लॉर्ड आपस में बातचीत कर रहे थे, जबकि पास ही बाकी तीनों लीडर्स गुस्से में बहस कर रहे थे। बाई परिवार के लीडर ने झुंझलाकर कहा, धत, अब तो फंग हायान की चेतावनी भी आ चुकी है। ली परिवार के तीनों भाई अब शेंचिंग सेक्ट के सदस्य बन चुके हैं, ऊपर से फंग हायान भी उनकी सुरक्षा कर रहा है, इसलिए अभी ली परिवार के खिलाफ कुछ करना संभव नहीं है। तभी ब्लू परिवार के लीडर ने ठंडी आवाज में कहा, शेंचिंग सेक्ट दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, एक दिन लुई च्यून सेक्ट उसे पूरी तरह निगल जाएगा, बदला बाद में भी लिया जा सकता है। दूसरी तरफ पूरे शहर में हर जगह इसी परीक्षा की चर्चा हो रही थी। एक व्यक्ति बोला, अरे सुना क्या, इस बार की परीक्षा में ली परिवार ने टॉप 3 रैंक अपने नाम कर लिए, मैं खुद वहां मौजूद था, तुम सोच भी नहीं सकते क्या हुआ। पहले ली लियू ने 20,000 से ज्यादा स्कोर करके सबको चौंका दिया, लेकिन उसके बाद ली चेन ने उस स्कोर को बहुत पीछे छोड़ दिया। दूसरा बोला, हाँ सबसे हैरान करने वाली बात तो ली चेन था, सबको लगता था कि ली लियू ही शिंगफंग सिटी का सबसे बड़ा जीनियस है, लेकिन ली चेन ने 40,000 से भी ज्यादा स्कोर कर दिया। ये सारी बातें सुनकर तीसरे ब्रदर ने हैरानी से कहा, ये कैसी लेजेंड बन गई। तभी मेरे पिता गर्व से मुस्कुराए और बोले, सुना, अब पूरा शहर ली परिवार के 3 ड्रैगन्स की ही बात कर रहा है, और ये होना भी चाहिए, आखिर वे मेरे बेटे हैं, इसका पूरा क्रेडिट तो मुझे ही मिलना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे एक पिल देते हुए कहा, लो ये 4th ग्रेड ड्रैगन ब्लड पिल है, इससे तुम्हारी ताकत और ब्लड दोनों बढ़ेंगे, साथ ही तुम्हारा शरीर और भी मजबूत होगा। यह फैमिली हेड और सभी एल्डर्स की तरफ से तुम तीनों भाइयों के लिए इनाम है।
और आज रात हमारे परिवार में भव्य फीस्ट रखी गई है। ली परिवार के 3 ड्रैगन्स की शानदार उपलब्धि का जश्न पूरे परिवार के साथ मनाया जाएगा। लेकिन मैंने पिताजी से कहा, पिताजी इतना एक्साइटेड मत होइए, पहले मुझे एक बात बताइए, हम तो फैमिली फीस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की हमेशा मेरे साथ ही क्यों रहती है? आपका लॉर्ड गो से रिश्ता कैसे बना? आखिर आप दोनों का कनेक्शन क्या है? पिताजी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, सब कुछ उस विद्रोह के समय शुरू हुआ था। ज्ञान दुश्मन राज्य की सेना के हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे। वह और लेडी गो दोनों सड़क किनारे बेहोश पड़े थे। मैं और तुम्हारी माँ उन्हें बचाकर अपने घर ले आए। उस समय हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वह एक प्रिंस है। तुम्हारी माँ ने उनकी और लेडी गुता की पूरी देखभाल की। धीरे धीरे दोनों ठीक हो गए और वहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर हंसते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ। तभी लॉर्ड गो मुस्कुराकर बोले, भाई ली, किस्मत ने कितना शानदार खेल खेला है ना? मेरे पिता ने कहा, भाई अब तुम्हारे घाव लगभग ठीक हो चुके हैं, है ना? लेडी ली मुस्कुराई और बोली, देखते देखते कई महीने बीत गए। पिताजी ने आगे कहा, एक दिन मैं और गुयान चौंग साथ बैठकर शराब पी रहे थे। उसी नशे में हमने एक वादा किया, अगर हमारी पत्नियों के यहाँ एक ही लिंग के बच्चे पैदा हुए तो वे भाई बहन बनेंगे, लेकिन अगर एक बेटा और एक बेटी हुई तो उनकी शादी करवा देंगे। ये सुनते ही मैं जैसे आसमान से गिर पड़ा। मैंने हैरानी से कहा, क्या आपने क्या कहा? तो वही मेरी मंगेतर है। बड़ा ब्रदर जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, अब समझ आया कि प्रिंसेस शियाओ सबसे पहले लिली चेन को ही क्यों ढूंढ रही थी। तीसरा ब्रदर भी हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, तो प्रिंसेस शियाओ ही मेरी दूसरी भाभी बनने वाली हैं। इतना कहकर दोनों शरारती मुस्कान देने लगे। तीसरे ब्रदर ने मुझे छेड़ते हुए कहा, दूसरे भाई, आपकी तो लड़कियों वाली किस्मत सच में कमाल है। दूसरी भाभी क्या मुझे रोज नाश्ता भी खिलाएंगी? मैंने झल्ला कर कहा, बस करो तुम लोग। तभी पिताजी ने डांटते हुए कहा, तुम दोनों जरा धीरे बोलो, प्रिंसेस की प्रतिष्ठा खराब मत करो। प्रिंस हमारी जान बचाने का एहसान चुकाना चाहते थे। उन्होंने लिया परिवार की बहुत मदद भी की थी, लेकिन सालों साल उन्होंने अनगिनत दुश्मन बना लिए थे। हमारे परिवार को खतरे में न डालने के लिए ही वह जानबूझकर हमसे दूर रहे। मैं तो यही समझता था कि नशे में किया गया वह वादा प्रिंस भी मेरी तरह सिर्फ मजाक ही मानते होंगे। पिताजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन आज प्रिंसेस शियाओ खुद यहाँ आई हैं। वह सिर्फ सेक्ट के टेस्ट के लिए नहीं आई। तीसरे ब्रदर ने कहा, कहीं वह लैनिन शुआ की तरह सगाई तोड़ने तो नहीं आई हैं? पिताजी ने सिर हिलाकर कहा, दावा सही कह रहा है, प्रिंसेस शियाओ शायद इसी वजह से आई हैं। आखिर वह प्रिंस की बेटी हैं और तुम्हारे तथा उनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। चेन, खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी इतने बदकिस्मत निकलोगे। तभी सिस्टम मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, एक और टूटी हुई सगाई, कोई बात नहीं। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उसे पहले कभी देखा भी नहीं था, उसके लिए मेरे मन में कोई भावना भी नहीं है, इसलिए इसे यहीं छोड़ दो। वैसे भी अब मुझे कोई और पसंद है। दूसरी तरफ मेरे चाचा यानी ली परिवार के लीडर प्रिंसेस से बोले, शियाओ सिटी लॉर्ड शाओ चोंग और ली परिवार ने शानदार टी स्नैक्स तैयार करवाए हैं, कृपया उनका आनंद लीजिए। तभी प्रिंसेस के अंकल उनके पास आए और धीरे से बोले, प्रिंसेस, क्या मैं ली चेन वाली बात ली परिवार से करूं? प्रिंसेस ने शांत स्वर में कहा, अंकल शाओ, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी 3 दिन है, अभी काफी समय बाकी है। उनके अंकल मन ही मन सोचने लगे, प्रिंसेस शियाओ अब उलझन में है। पहले तो वही सगाई तोड़ना चाहती थी, इसी वजह से वह टेस्ट का बहाना बनाकर शिंगफंग सिटी आई थी, नहीं तो प्रिंस गू के सिर्फ एक आदेश पर वह सीधे सेक्ट चली जाती। तभी प्रिंसेस उठी और मुस्कुराकर बोली, मैं पहली बार शिंगोंग सिटी आई हूँ, मैं शहर थोड़ा घूमना चाहती हूँ। अंकल वेंकिंग, क्या ली चेन मेरे साथ शहर घुमा सकते हैं? यह सुनते ही मैं पूरी तरह चौंक गया। तभी सिस्टम फिर से मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, अब आएगा असली क्लासिक फेस स्लैप मोमेंट। नदी के इस पार 30 साल, उस पार 30 साल, तुम्हारा गरीब और कमजोर दौर खत्म हो चुका है, अब तैयार हो जाओ। मैंने झुंझलाकर कहा, चुप रहो। पिताजी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। चेन बचपन से ही बाहर घूमना पसंद करता है। शिंगफेंग सिटी का शायद ही कोई कोना होगा जिसे वह न जानता हो। ये स्नैक्स साथ ले जाओ और प्रिंसेस को पूरा शहर घुमा कर लाओ। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा जैसा मैंने सोचा था। मेन हॉल में तो सगाई टूटने की बात होनी चाहिए थी, ये अचानक शॉपिंग डेट कैसे बन गई? तभी सिस्टम बोला, मिशन अपडेट, पहला चरण पूरा, संकट सफलतापूर्वक समाप्त। दूसरा चरण, प्रिंसेस को शॉपिंग पर ले जाओ। मैंने सिर पकड़कर कहा, तुम आखिर बेकार सिस्टम हो या रोमांस सिस्टम? अगले ही पल हम दोनों साथ साथ शहर में चलते हुए दिखाई दिए। प्रिंसेस ने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे मिलने क्यों आई हूँ? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल, सगाई तोड़ने के लिए। सिस्टम खुशी से उछल पड़ा और बोला, आखिरकार मेन टॉपिक शुरू, अब ब्रेकअप सीन का इंतजार है। प्रिंसेस ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल, मैं ली परिवार इसी शादी को खत्म करने आई हूँ। मैंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। प्रिंसेस एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गई। उसने अविश्वास से पूछा, क्या तुम इतनी आसानी से मान गए? एक पल के लिए भी तुमने झिझक नहीं दिखाई? प्रिंसेस मन ही मन सोचने लगी, उफ, मैं खुद रिश्ता तोड़ने आई हूँ और इस लड़के ने जरा सी भी रिएक्शन नहीं दी, इससे तो मेरी ही इज्जत चली जाएगी। फिर चलते चलते उसने मेरी तरफ देखा और बोली, आज रात तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे? इसके बाद रात के शिंगफेंग सिटी का खूबसूरत नजारा दिखाई दिया। चारों तरफ रंग बिरंगी लालटेनें चमक रही थीं। प्रिंसेस हर तरफ देखते हुए उत्साह से बोली, वाह। तभी एक राहगीर ने उसे देखकर कहा, देखो वह लड़की कितनी खूबसूरत है। उसके साथ वाले ने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन उसके साथ वाला लड़का तो बड़ा सीधा साधा लग रहा है। पहला व्यक्ति हंसकर बोला, तुम समझे नहीं, वे दोनों कपल हैं, जिसे दिल से पसंद करते हैं उसके साथ ऐसे ही घूमते हैं। तभी प्रिंसेस एक दुकान से एक प्यारी सी डॉल उठाकर बोली, देखो ये कैसी है, क्यूट है ना? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। प्रिंसेस हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद चलते चलते उसने पूछा, क्या शिंगफेंग सिटी की रातें हमेशा इतनी जिंदा रहती हैं? मैंने कहा, नहीं, आज लैंटर्न फेस्टिवल है, ये हर साल इसी समय होता है और पूरे 2 दिन तक चलता है। प्रिंसेस ने उत्सुकता से पूछा, इस फेस्टिवल में लैंटर्न्स के अलावा और क्या होता है? मैंने जवाब दिया, मिंगहुआ लेक पर शहर के टैलेंटेड लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पोएट्री रिसाइटल, कंपटीशन और आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है। प्रिंसेस की आंखें चमक उठी। उसने कहा, चलो मिंगहुआ लेक चलते हैं, मैं खुद देखना चाहती हूँ कि शिंगोंग सिटी के लोग आखिर कितने प्रतिभाशाली हैं। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, चलिए। वहां पहुंचने पर एक नाविक मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ हाँ, नमस्कार आप दोनों का, मेरा नाम वांग गैंग है, मैं यहाँ काम करता हूँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? प्रिंसेस ने कहा, हमें लेक में जाने के लिए एक छोटी
छोटी बोट चाहिए। कितने स्पिरिट स्टोन देने होंगे? जो भी कीमत हो बता दीजिए। नाविक ने विनम्रता से कहा, यहाँ विद्वानों की सभा होती है, इसलिए बोट के लिए स्पिरिट स्टोन नहीं लिए जाते। लेकिन बोट पाने के लिए पहले आपको एक कविता लिखनी होगी। वह कविता पहले हमारे मालिक को पसंद आनी चाहिए। अगर कविता अच्छी हुई तभी आपको बोट मिलेगी। प्रिंसेस ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोली, लगता है अब अपनी पोएट्री टैलेंट दिखाने की बारी आपकी है यंग मास्टर। तो उसकी बात सुनते ही मेरे चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। मैंने मन ही मन कहा, उफ, फिर से शुरू हो गया। फिर कविता लिखनी पड़ेगी। पिछली बार तो किसी तरह शुई वाली कविता कॉपी करके बच गया था। इस बार वही दोबारा नहीं चला सकता। तभी सिस्टम प्रकट हुआ और हंसते हुए बोला, आहा, सीजर, अब तुम्हारी टैलेंट दिखाने का सही मौका है। चलो अपने ड्रीम टैलेंट का जलवा दिखाओ। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझे पहचान कर आगे आया और बोला, अरे यंग मास्टर, मैंने आपको पहचान लिया। मैं युनलन हूँ। गांजी यहाँ नया है इसलिए कुछ नहीं जानता। कृपया उसकी बात का बुरा मत मानिए। गैंगजी, जल्दी से यंग मास्टर और प्रिंसेस के लिए सबसे अच्छी बोट तैयार करो। यहाँ का इंतजाम मैं देखता हूँ। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम तो हमेशा शोई यू गे वाली कविता की बात करते थे। वह कविता यंग मास्टर ने खुद लिखी थी। अब भी कोई शक है? यह सुनते ही नया नाविक घबरा गया और तुरंत सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं अभी सबसे अच्छी बोट लेकर आता हूँ। कृपया एक पल इंतजार कीजिए। ये सब देखकर प्रिंसेस मन ही मन सोचने लगी, कुछ तो गड़बड़ है। सब लोग तो कहते हैं कि ली चेन एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है जिसमें कोई टैलेंट नहीं है। फिर उसने कविता कैसे लिखी? या फिर यह सब पहले से ही प्लान किया गया है? शायद मुझे इंप्रेस करने के लिए यह पूरा ड्रामा रचा गया है। उधर सिस्टम आराम से कुछ खाते हुए बोला, दोस्त, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बड़े साहित्यकार भी हो। मैंने धीरे से जवाब दिया, ये तो पूरी तरह कोइंसिडेंस है। एक कॉपी की हुई कविता इतनी फेमस हो जाएगी ये मैंने भी नहीं सोचा था। तभी प्रिंसेस ने उस बुजुर्ग से पूछा, अभी आपने कहा कि शुई यू गे इसी ने लिखी थी। नाम सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। क्या मैं उसे पढ़ सकती हूँ? उसने अपनी जेब से वह कविता निकालकर प्रिंसेस को दे दी। प्रिंसेस ने पूरी कविता ध्यान से पढ़ी। फिर वह बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, यह कविता यंग मास्टर ने मिस शांगगुआन मिन्हुआ के लिए लिखी थी। हाँ, शुरुआत में उन्होंने सिर्फ कुछ पंक्तियां लिखी थी। पूरी कविता बाद में फेरी शुआ के पास पहुंची और फेरी शुआ को यह मिस शांगगुआन से मिली थी। वह यहीं रुक सकता था लेकिन फिर भी आगे बोल पड़ा, मिस मिन्हुआ शिंगोंग सिटी की सबसे खूबसूरत महिला है। आज तक किसी ने उनका असली चेहरा नहीं देखा, लेकिन उनकी सुंदरता और उनकी आंखों की चर्चा हर जगह होती है। यंग मास्टर ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके साथ अकेले समय बिताया है। बस जानकारी के लिए बता रहा हूं। मैंने तुरंत बीच में रोकते हुए कहा, गैंगजी, लगता है बोट तैयार हो गई है। प्रिंसेस ने मेरी तरफ शक भरी नजर से देखकर पूछा, क्या बात है? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, बोट आ गई है। चलिए। हम दोनों बोट की तरफ बढ़ गए। हमारे जाते ही नया नाविक धीरे से उस बुजुर्ग से पूछने लगा, भैया, यंग मास्टर के साथ जो इतनी खूबसूरत लड़की है वह कौन है? वह तो लेनिन से भी ज्यादा सुंदर है। बुजुर्ग नाविक ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, वो प्रिंसेस शियाओ हैं, ड्यूक गू की बेटी। उनके बारे में टिप्पणी करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। जो देखा है उसे देखा हुआ मत समझो। अपने काम पर ध्यान दो। नया नाविक घबरा गया और तुरंत बोला, जी जी। हम दोनों बोट पर आमने सामने बैठे हुए थे। तभी पास वाली बोट से किसी ने मेरी तरफ देखकर कहा, अरे वो ब्रोकेड रोब पहने हुए आदमी कौन है? वो ऐसी जगह पर क्यों आया है? तभी उसके पास बैठा एक व्यक्ति बोला, जरूर सबका अटेंशन खींचने आया होगा। दूसरा हंसकर बोला, लगता है कोई अमीर यंग मास्टर फेरी शुई की एक झलक देखने की चाह में आया है। तीसरे ने सिर हिलाकर कहा, अफसोस, यहाँ न खानदान की कीमत है और न दौलत की। यहाँ सिर्फ टैलेंट की इज्जत होती है। तभी किसी ने ध्यान से देखकर कहा, अरे वह तो लाई चेन और प्रिंसेस शियाओ हैं। यकीन नहीं हो रहा कि वे दोनों साथ आए हैं। लगता है ली परिवार और ड्यूक गू का रिश्ता वाकई बहुत गहरा है। यह सुनते ही आसपास बैठे लोग चौंक गए। एक व्यक्ति बोला, मान लिया कि वह कल्टीवेशन में जीनियस है, लेकिन यह पोएट्री गैदरिंग है। यहाँ ताकत की कोई कीमत नहीं होती। दूसरे ने कहा, यहाँ हर किसी के लिए एक ही नियम है। मुझे तो लगता है कि वह सिर्फ तमाशा देखने आया है। उसमें कोई साहित्यिक टैलेंट नहीं है। खुद को कुछ ज्यादा ही समझता है। तभी मेरी तरफदारी करते हुए एक व्यक्ति बोला, यंग मास्टर ने श्वेत यागा जैसी अद्भुत रचना लिखी है। उसे जज करने वाले तुम कौन होते हो? दूसरा तुरंत बोला, बाहर से आकर शिंगोंग सिटी में इतना रौब दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है यहाँ हमारा कोई नहीं है? एक और व्यक्ति ने ताना मारते हुए कहा, कौन जानता है कि शहीद यागा सच में उसी ने लिखी भी है या नहीं? एक आवारा लड़का अचानक इतनी महान कविता लिख दे, इस पर कौन विश्वास करेगा? तभी एक मेड आगे आई और सम्मान से बोली, यंग मास्टर, मेरी मिस ने आपकी चर्चा सुनी है। वह चाहती हैं कि आप वाइन और सीमा पर लड़ने वाले सोल्जर्स पर एक कविता लिखें। क्या आप तैयार हैं? ये सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया। एक व्यक्ति हैरानी से बोला, यहाँ तक कि फेरी शुई ने भी उनसे अनुरोध किया है। दूसरा मुस्कुराकर बोला, अगर नहीं लिख सकते तो साफ साफ मान लीजिए कि आप योग्य नहीं हैं। तभी कई लोग एक साथ बोलने लगे। कोई कह रहा था, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे मुंह से एक नई कविता सुनना चाहते हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर यह फेरी शुई का अनुरोध है तो मैं जरूर स्वीकार करता हूँ। फिर मैंने मेड से पूछा, कृपया विषय का मुख्य भाव बता दीजिए। मेड ने कहा, सुंदर नजारों के बीच बैठकर वाइन पीना सुखद होता है, लेकिन यह शांति सीमा पर लड़ने वाले सोल्जर्स के बलिदान की वजह से ही संभव है। कविता में वाइन भी होनी चाहिए और सोल्जर्स भी। यह सुनकर एक स्कॉलर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विषय बहुत कठिन है। इन दोनों के बीच कोई सीधा संबंध ही नहीं है। ऊपर से इस पर एक उत्कृष्ट कविता लिखना लगभग असंभव है। प्रिंसेस मन ही मन सोचने लगी, इसने सच में चुनौती स्वीकार कर ली। क्या यह सचमुच इतना प्रतिभाशाली है या फिर यह कोई ढोंगी नहीं है? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और वहीं खड़े होकर कविता सुनाना शुरू किया। उत्कृष्ट मदिरा, रात की रोशनी में चमकता प्याला, पीना चाहता हूं लेकिन युद्ध का बिगुल मुझे फिर से घोड़े पर सवार होने को पुकारता है। मेरी पहली ही पंक्तियां सुनते ही पूरा माहौल स्तब्ध हो गया। प्रिंसेस की आंखें चमक उठी। वह धीरे से बोली, दीपक के नीचे तलवार, यह पंक्ति कमाल की है। इसमें कितना जोश है और इसका अर्थ भी कितना गहरा है। वही लड़का जिसने मुझ पर शक किया था घबराकर जोर से चिल्लाया, मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है। लेकिन मैं बिना रुके अपनी कविता सुनाता रहा। जैसे ही पूरी कविता समाप्त हुई, वह महिला भी बाहर आ गई जिन्होंने यह कविता सुनने की इच्छा जताई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी प्रतिभा सचमुच दुर्लभ होती है। यह वास्तव में एक अद्भुत कविता है। कुछ देर पहले मेरा मजाक उड़ाने वाला वही लड़का भी सिर झुकाकर बोला, वह सच में असाधारण है। तभी सिस्टम खुशी से बोला, वाह होस्ट, आज तो आपने सच में कमाल कर दिया। मैंने मन ही मन राहत की सांस लेते हुए सोचा, अच्छा हुआ ये पंक्तियां मुझे याद थी, नहीं तो आज तो मेरी पोल
पोल खुल ही जाती। वही लड़का जिसने पहले मुझ पर शक किया था आगे बढ़कर सम्मान से बोला, यंग मास्टर, मेरे पहले के व्यवहार के लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मैंने आपके साथ बहुत अभद्रता की। उम्मीद है आप बड़े दिल वाले इंसान की तरह मुझे माफ कर देंगे। मैंने मन ही मन सोचा, कम से कम इस आदमी में हार स्वीकार करने की हिम्मत तो है। तभी सिस्टम भी मुस्कुराकर बोला, कम से कम ये उन हारने वालों जैसा नहीं है। इसे अपनी औकात और अपनी गलती दोनों का एहसास है। सिस्टम ने मुझसे कहा, होस्ट एक और कविता सुना दीजिए, इस बार तो सबका दिमाग पूरी तरह हिला दीजिए। तभी वह लड़का जिसने कुछ देर पहले माफी मांगी थी सबकी तरफ देखकर बोला, अरे अभी कुछ देर पहले तक तो तुम सब बहुत बातें कर रहे थे, अब अचानक सब इतने शांत क्यों हो गए? यह सुनकर प्रिंसेस भी मन ही मन सोचने लगी, ये कविता सच में भव्य और बेहद दमदार है। इसमें वीरता भी है और गहरा दर्द भी। आखिर ली चेन के अंदर और कितने राज छिपे हुए हैं। अब तो मुझे उस टूटी हुई सगाई पर भी यकीन नहीं रहा। तभी अंदर से वह लड़की बाहर आई जिसने मुझसे कविता सुनाने के लिए कहा था। उसे देखते ही आसपास मौजूद सभी लोग दंग रह गए। एक और इतनी खूबसूरत लड़की, लेकिन मैंने उसे देखकर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। आखिर मैं एक लेजेंड हूँ, इतनी आसानी से किसी के सामने सिर नहीं झुकाता, सामने चाहे कोई भी हो। असल जिंदगी में भी मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ। मेरा यह रवैया देखकर प्रिंसेस मन ही मन बोली, ओह ओह, इतनी खूबसूरत लड़की के सामने भी ये इतना शांत कैसे रह सकता है? लगता है ये उन औरतों के पीछे भागने वालों जैसा बिल्कुल नहीं है। सच कहूं तो उन सबसे ये कहीं बेहतर इंसान है। तभी वह लड़की मुस्कुराकर बोली, यंग मास्टर, आपका टैलेंट सच में कमाल का है। चमकते हुए प्याले में बेहतरीन शराब वाली लाइन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, और पीना चाहते हुए भी युद्ध की पुकार सुनकर तुरंत निकल पड़ने वाला हिस्सा भी शानदार था। फिर राजा के अधूरे काम को पूरा करके जीवन भर की शोहरत कमाने वाली पंक्ति, वह तो सच में लाजवाब थी। अब मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं कि सिस्टर मिंगुआ आज तक आपको भूल नहीं पाई। ऐसा टैलेंट सच में लोगों का दिल जीत लेता है। यंग मास्टर ली, क्या आप जरा इधर आएंगे? मैंने चाय बनाई है, मैं आपसे थोड़ी देर और बात करना चाहती हूँ। तभी पास खड़ा एक लड़का उत्साह से बोला, वाह, फेरी शुयू ने खुद उन्हें बुलाया है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी कविता लिखना सीख लेता। ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, एक मिनट, ये किलिंग इंटेंट बिल्कुल सामान्य नहीं है। यह तो उन 3 बड़े परिवारों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा है। उसी समय सिस्टम ने चेतावनी दी, होस्ट, एक बेहद ताकतवर छिपी हुई मौजूदगी डिटेक्ट हुई है। संभव है कि वह डिवाइन सी रेल्म के पीक लेवल का एक्सपर्ट हो। हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने उस लड़की से कहा, फेरी, निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन घर पर एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए अब मुझे निकलना होगा। अगली बार जरूर आऊंगा और उस समय आपसे ठीक से माफी भी मांग लूंगा। यह सुनते ही आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए। एक ने कहा, क्या आप ऐसे ही जा रहे हैं? आपको जरा भी परवाह नहीं? दूसरा बोला, वाह, यंग मास्टर सच में सबसे अलग हैं। वह सच में एक आदर्श इंसान है। तभी प्रिंसेस ने मुझसे पूछा, आप अचानक वहां से क्यों चले आए? क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, काफी रात हो चुकी है, चलिए अब ली परिवार वापस चलते हैं। तभी अचानक हमारे सामने एक बेहद खतरनाक असैसिन आकर खड़ा हो गया। प्रिंसेस ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम मेरे पिता को जानते हो? फिर भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं? असैसिन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सॉरी प्रिंसेस, हम लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। मैं जानता हूँ कि आपके पिता कौन है, लेकिन अफसोस, अपना मिशन मैं हर हाल में पूरा करूंगा। इतना कहकर उसने बिना एक पल गंवाए सीधा हमला कर दिया। आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं जल्दी से जल्दी अगला पार्ट लेकर आऊंगा, और अगर आप लोग नहीं चाहते तो फिर मैं इसे आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। मुझे पता है आज की स्टोरी शायद उतनी ज्यादा दमदार नहीं थी, बस ठीक ठाक थी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाली सीरीज और उसके अगले पार्ट्स आपको पहले से भी ज्यादा मजेदार और एंटरटेनिंग लगें। उम्मीद है आप लोग हमेशा की तरह मेरा साथ देते रहेंगे। और हाँ,